डायमेंशन स्ट्रक्चर उसको 2D स्ट्रक्चर, और जो आपका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है वो होता है 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर को खोज करी तो आरएल हॉरिजॉन्टल क्लोवर लीफ सदृश होता है। आगे बात समझिए, क्लोवर लीफ मॉडल। दूसरा टर्सरी स्ट्रक्चर जो खोजा था वो किसने खोजा था, और इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर या उल्टा एल शेप। क्या होता है भाई, ध्यान से सुनिए। बताओ, ये तो सर हम संरचना बता रहे हैं, एक्टिविटी आधार बता रहे हैं, जो अभिरचित किया था वो कैसा दिख रहा है, तो उसको हम अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डायग्राम बनाए। आप क्लियर भी सबको, यस और नो। सपोज करिए इस तरीके होता है कि तो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसा हम बता रहे हैं कि एडजेक्टिव ऐसा होता होगा क्या? ये जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये स्टेम और लूप से मिलता है। सपोज करो ये 5 प्राइम से है, ठीक है, क्लियर है क्या? अब जो द्विसूत्री है, ये जो द्विसूत्री भाग है इनको हम बोलते हैं स्ट्रैंड्स। क्या बोलते हैं भाई? और जो ये एकल सूत्री भाग है इनको बोलते हैं लूप्स। ठीक, ये है ध्यान से सुनना। 3 प्राइम जो सिरा होता है उस पे देखो ये सिंगल स्टैंडर्ड है, और एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, इसको बोलते हैं CCA अनुक्रम। आ गई बात समझ में? तो 3 प्राइम सिरे पे होते हैं। बताओ 3 प्राइम सिरे पर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड एकल सूत्री हैं? 4। आ गई बात समझ? टोटल 4 है, और उन 4 में से एक जो अनुक्रम है वो विशिष्ट है, वो कौन सा? CC अनुक्रम। भाई ये कोई भी हो सकता है ये वाला, लेकिन ये जो है ये हमेशा फिक्स है, चाहे प्रोकैरियोट का है और चाहे यूकेरियोट का mRNA, सबके अंदर CC अनुक्रम होता है। तो अब इधर से अगर मैं चलूंगा तो बताइए, देखिए इधर 5 प्राइम से है नहीं, और ये बताओ 5 से 3 क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा है, बोलो है। तो मैं इस अनुक्रम को ऐसे बोल सकता हूँ 5 प्राइम CC 3। तो सबसे पहला ही पॉइंट जो है वो ये है इम्पोर्टेंट कि tRNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसके 3 प्राइम सिरे पर कुल कितने न्यूक्लियोटाइड एकल सूत्री होते हैं? 4। और उनमें से 3 जो है वो फिक्स है, CCA अनुक्रम, और चाहे प्रोकैरियोट का हो चाहे यूकेरियोट का। ये जो द्विसूत्री भाग होता है इसको बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं भाई? ये जो द्विसूत्री भाग है इनको बोला जाता है। ये इस तरह के एकल सूत्री भाग है। आगे बात 5 प्राइम सिरे की ओर जो सबसे पहला लूप होता है उसको बोलते हैं डी लूप। क्या बोलते हैं भाई? डी लूप, डायहाइड्रोयूरेसिल लूप, डायहाइड्रोयूरेसिल। ये जो नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। ये जो है वो है वेरिएबल। आप जैसे मैंने आपको कहा था ना 72 to 96 न्यूक्लियोटाइड होता है, तो वो जो वेरिएशन आ रहा है एक पर्टिकुलर, हम नहीं बोल रहे भाई इतने न्यूक्लियोटाइड हो, तो वो किसकी वजह से आता है? ये वेरिएबल। आगे बात समझिए। 2 और 3 प्राइम से एक तरफ जो लूप होता है उसको बोलते हैं टी साई सी लूप। टी का मतलब है थायमिन, साई सूडो यूरेसिल एक होता है, यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल जैसी संरचना होती है तो उसको नाम दिया है सूडो यूरेसिल। सूडो यूरेसिल को हम साई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो थायमिडिन, सूडो यूरेसिल, साइटिडीन लूप। बात क्लियर है सबको? ये 3 प्राइम सिरे पर जो ये भुजा होती है इसको बोलते हैं हम ग्राही भुजा या एक्सेप्टर आर्म। बात क्लियर है सबको? एक्सेप्टर आर्म या अब ध्यान से सुनिए। 5 प्राइम सिरे की तरफ जो लूप होता है उसको डायहाइड्रोयूरेसिल डी लूप बोलते हैं।
मुझे एक बार बताओ भाई, टीआरएनए एमिनो एसिड को अपने ऊपर बहन करता है नहीं करता? तो टीआरएनए से जो एमिनो एसिड जोड़ेगा कोई ना कोई एंजाइम होता होगा, और ये एंजाइम वगैरह बताइए विशिष्ट क्रियात्मक समूह को, विशिष्ट रासायनिक संरचना को ही रिकॉग्नाइज करते होंगे, करते हैं कोई भी एंजाइम प्रोटीन वगैरह है। आगे बात समझिए, बोलो आए। तो जो एंजाइम टीआरएनए से एमिनो एसिड जोड़ता है उसका नाम है एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेस। एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेस कौन से ग्रुप से आगे बंधन करता है? डी लूप से। तो रिकॉग्नाइज्ड बाय, यानी एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेस किसकी पहचान करता है? डी लूप के रूप से बंधन करता है। तो टीआरएनए पर एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेस का बंधन स्तर कौन सा होता है? डी लूप से। बात क्लियर है सबको? यस और नो? और इस एंजाइम का काम क्या काम है भाई? ये एमिनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ता है। बात क्लियर है सबको? कहीं कोई समस्या? ये पढ़ेंगे हम आगे। बताइए, ये एंटीकोडॉन लूप होगा, बताओ उसमें क्या होगा? एंटीकोडॉन होगा नहीं होगा? जो कोडॉन का जो पठन करे उसको हम क्या कहेंगे? एंटीकोडॉन कहेंगे। एक कोडॉन के अपोजिट जो कोडॉन के साथ बंधन कर रहा है उसको, कोडॉन के साथ बंधन करने वाले को हम क्या कहेंगे? एंटीकोडॉन। जैसे आप पढ़ रहे थे भाई, एक तो सेंस सुट्रोनिक, एंटीसेंस। बात क्लियर सबको? एंटीकोडॉन का जो कोडॉन का पठन करेगा उसको हम क्या कहेंगे? एंटीकोडॉन। और एंटीकोडॉन जिस लूप में होगा उसको कहेंगे हम एंटीकोडॉन लूप। अब बताइए भाई, कोडॉन किसमें होता है? एमआरएनए में होता है नहीं होता? ये एमआरएनए है या नहीं? आप कहोगे सर आपने ये 5 प्राइम इधर क्यों लिखा, 3 प्राइम इधर क्यों लिखा? क्योंकि इधर से आएंगे तो 5 प्राइम इधर आ रहा है, तो 5 प्राइम तो रिकॉल करते हैं नहीं करते? एमआरएनए के अंदर जो कोडॉन होता है उस कोडॉन का पठन कौन करेगा बताइए? एंटीकोडॉन। और एंटीकोडॉन जिस रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं? दूसरा, जो टीआरएनए की लंबाई में जो भिन्नता इसके कारण होती है उसको क्या बोलते हैं हम? अब बताइए, टीआरएनए एमिनो एसिड को अपने से लेके जा रहा है, कहाँ पे लेके जा रहा है? जहाँ अनुवादन हो रहा है। अनुवादन कहाँ पे बताओ? एमआरएनए पर राइबोसोम जुड़ा हुआ वहीं तो हो रहा है। तो राइबोसोम की जो पहचान करता है, यानी राइबोसोम से जाके जो बंधन करता है वो कौन करता है? टी साइड से। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, हल्की नहीं है। बात क्लियर है सबको? सारी बात समझ? तो बताइए भाई, रिकॉग्नाइज राइबोसोम। बात क्लियर है सबको? राइबोसोम से जाके बंधन कौन करेगा? और एमिनो एसिड जो बंधन करता है वो किससे करता है बताइए? एमिनो एसिड का बंधन। बात क्लियर है सबको? अब एमिनो एसिड यहाँ पे किससे बंधन करता है? तो पहले एक बार बताओ, जो भी कोई आरएनए है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड में राइबोस 17 होती है। यस सर। राइबोस 17 में 2 प्राइम OH ग्रुप भी होता है और 3 प्राइम। अब 3 प्राइम OH ग्रुप तो चलो भाई आगे बंधन में इन्वॉल्व हो गया। बोलो आया ना? हो गया नहीं हो गया? लेकिन 2 प्राइम OH ग्रुप तो फ्री रहेगा नहीं रहेगा? तो हर किसी में 2 प्राइम OH ग्रुप तो है, लेकिन ध्यान सुनना, लास्ट वाला जो उसमें तो 3 प्राइम OH ग्रुप भी फ्री है और 2 प्राइम OH ग्रुप भी फ्री है या नहीं? तो जो एमिनो एसिड ग्राही भुजा के किस न्यूक्लियोटाइड से बंधन करता है? ग्राही भुजा के अंतिम न्यूक्लियोटाइड यानी सीसी अनुक्रम के ए न्यूक्लियोटाइड से बंधन करता है। बात क्लियर है सबको? और अब चाहे वो 3 प्राइम OH सिरे से बंधन कर ले या 2 प्राइम OH से बंधन कर ले। बात क्लियर है सबको? ग्राही भुजा पर एमिनो एसिड किससे बंधन करता है? ग्राही भुजा के अंतिम न्यूक्लियोटाइड ए से, यानी जो सीसी अनुक्रम है लास्ट में उसके ए। और ये सीसी अनुक्रम सभी प्रोकैरियोट यूकेरियोट सब में होता है। ये बात समझ में आई सबको? ये है टीआरएनए का सेकेंडरी। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट क्लियर है? दूसरी बात, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये आगे जाके किसमें कन्वर्ट होगा? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर 3D में कन्वर्ट होगा नहीं होगा? तो ये जो डी लूप है क्या करता है? टी साइज लूप के ओवरलैप हो जाता है और उसकी वजह से उल्टा एल सदृश संरचना दिखती है। आ गई बात? आपकी इच्छाओं में तो देखो तो गूगल इमेज जिंदाबाद, उसमें इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए डाल के देखिए ना, आपको बढ़िया बात क्लियर आई? बात समझ में? यस सर। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जब मैं आपको साइटोकाइनिन पढ़ा रहा था तो तब साइटोकाइनिन जो है क्या है? बेंजाइल अमीनोप्यूरिन और एक काइनेटिन था नहीं था, N6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन, यानी अमीनोप्यूरिन कौन? एडेनिन। एडेनिन के व्युत्पन्न थे नहीं थे वो, और वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि टीआरएनए का व्युत्पन्न। फिर मैंने उस बात को एक्सप्लेन किया था कि भैया ऐसा है, सामान्यतः
कोई भी जो डीएनए है, बताओ डीएनए में क्या मिलेगा? ए बी सी और टी। आरएनए में क्या मिलता है भाई? सामान्य में ए बी सी ये मिलते हैं ना, ये दोनों तो कॉमन है। सामान्य आरएनए में ये मिलते हैं डीएनए में। लेकिन एक आरएनए ऐसा है जिसमें इन चारों न्यूक्लियोटाइड यानी ए बी सी यू के अलावा कुछ असामान्य प्रकार के न्यूक्लियोटाइड भी मिलते हैं प्राकृतिक रूप से। आ गई बात समझ में? असामान्य प्रकार के न्यूक्लियोटाइड प्राकृतिक रूप से किसके अंदर उपस्थित होते हैं? टीआरएनए। यानी ये तो होते ही होते हैं, इनके अलावा अन्य भी होते हैं। जो कोई समझो क्रियात्मक समूह चेंज हो गया, कोई संरचना परिवर्तन आ गया। आ गई बात समझ? तो इसलिए आपको वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टीआरएनए के बारे में क्यों लिखा हुआ है कि टीआरएनए पर क्यों, क्योंकि असामान्य प्रकार के जो नाइट्रोजन क्षार मिलने की संभावना प्राकृतिक रूप से वहाँ पे मिल जाती है, इसलिए वहाँ पे भी बात की थी। ये बात मैंने बोली थी, आपसे कहा था जब टीआरएनए में आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर तो देखो डी, बताओ डी नाम का कोई न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है क्या आप? नहीं पढ़ा ना? ये है डायहाइड्रोयूरेसिल। आगे बात समझ? साई क्या सुनाइए कोई इसका नाम? क्या टी का नाम? टी कभी कोई टीआरएनए में किसी आरएनए में होता है क्या? टीआरएनए ठीक। एक आई भी पढ़ोगे आगे जाके, मतलब असामान्य प्रकार के नाइट्रोजन क्षार है। और वो सब कहाँ पे मिलते हैं? प्राकृतिक रूप से। बात क्लियर हुई सबको? एक एक पॉइंट क्लियर है? अब तो ये आपको याद करना है कि भाई कौन पता है मेरा शायद ध्यान देते हैं। राइबोसोम का बंधन स्तर कौन है? टी साइज में। अमीनो एसिड का बंधन स्तर कौन है? राइबोसोम का जो अंतिम न्यूक्लियोटाइड होता है अब चाहे वो 2' एसिड होता है। बात क्लियर है सबको? सर यूकैरियोट्स में तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है ना, तो सर यहाँ पे 5 से। अरे भाई हाँ बोलो भाई। अमीनो एसिड की आरएनए की सिंथेसिस का कारण होता है। क्या कार्य बताया मैंने अभी तक? मैं अभी तक क्या बता रहा था वो बताओ। सच बता, क्या बताया था मैंने? एमिनो एसिड की हासिल होता है। आगे बात ग्राइब से जोड़ने का काम कौन करता है? अमीनो एसिड को 3-4 बार बोला है इसलिए मेरा जवाब थोड़ा क्योंकि मैं 4 बार बोल के भी मैं नहीं, कोई बात नहीं, पूछो आप ऐसा। लेकिन मेरा केवल कहना ये कि आप जानते हो। बात क्लियर हुई? अब आप क्या कह रहे हो सर? एकल सूत्री होता है। अरे ये एक ही तो टीआरएनए है, वो तो क्या कुछ भाग कहीं कहीं पे द्विसूत्री मिल रहा है, लेकिन क्या पूरा द्विसूत्री हो रही है? ये तो संरचना बताइए, ये तो 2D संरचना है ना, आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो रही है? और दूसरी बात, क्या पूरा द्विसूत्री है क्या ये तो संरचना बताइए ना। आदमी सीधा ही होता है, दिन कभी झुक के बैठ जाए तो क्या वो आदमी नहीं है क्या? आगे बात, उंगली सीधी होती है, अगर किसी की उंगली टेढ़ी हो जाए तो वो उंगली नहीं है हो सकती है ना। तो ये केवल एक संरचनात्मक है ना, पूरे क्या द्विसूत्री है क्या ये? और क्या ऐसे है क्या ये? ऐसे है क्या ये? अलग अलग सूत्र है क्या? पूरी एक ही श्रृंखला बताओ, पूरी एक ही है ना? एक ही तो होता फिर क्या एकल सूत्री हुआ नहीं वो तो अलग अलग सूत्र होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड, तब आप कहते हैं ना द्विसूत्री। वो तो हम आप कह रहे हैं कि बताओ यहाँ पे द्विसूत्री संरचना बनती है, कोई चीज सपोज करो ऐसी है, अब है तो एक ही ना, तो बताओ ये बात क्या है? द्विसूत्री हो रहा है। बात क्लियर है? समझ में आई? तो समझ करो वही स्टेम और लूप से निर्मित होता है। बात क्लियर है? स्टेम में द्विसूत्री और लूप में एक सूत्री। हमें बतानी तो पड़ेगी ना भाई वहाँ पे कैसा है एकल सूत्री द्विसूत्री। बात क्लियर सबको? सभी टीआरएनए प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट सभी के 3 प्राइम सिरे पर 4 न्यूक्लियोटाइड एकल सूत्री होते हैं तथा एक विशेष संरक्षण अनुक्रम यानी समूह समानर वो कौन है? 5 प्राइम CCA 3 प्राइम।
बात क्लियर है सबको? एमिनो एसिड ड्राइव हो जाके अंतिम न्यूक्लियोटाइड अर्थात CCA के A न्यूक्लियोटाइड से मिलता है। बात क्लियर हुई सबको? प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक असामान्य प्रकार के नाइट्रोजन चार्ट RNA मिलते हैं। सब बातें बताइए नहीं बताइए? तो जैसे अब कौन से जैसे T-हाइड्रोजन, DHUD बोल देते हैं, कहीं DHUD लिखा जाए तो क्या है? डाइहाइड्रोजन साइंस सूडो यूरेसी का I आयन। आज शाम को आपकी 4 बजे से क्लास है, ठीक है? अरे ना भाई ऐसा है, देखो मैं तो बहुत ज्यादा समझ शुरू हुआ और पूरे हफ्ते में एक ही क्लास आ रही है, आगे बात समझ में? Yes, sir. मैं तो 4 बजे से लूंगा, आप देख लो आपको ले लो, क्योंकि मेरे साथ समझ आया यार, बड़ी मुश्किल से मैं क्लास ले रहा हूँ। आए बात आज थोड़ी जूलॉजी नहीं है सर। बात सैटरडे संडे सैटरडे संडे जूलॉजी की समाचार में इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा और वो 7:20 तक होगा, क्योंकि मेरे लिए क्या ले लो 8 बजे ठीक है सर। आप लोगों को पहले से मैं 4 बजे समाचार कर रहा हूँ। Yes, मैं sir. तो एक मिनट मेरे लिए कीमती है, आप बोल के भी मेरा टाइम बर्बाद मत करो। 4:15 से ले रहा हूँ और 7:20 तक लूँगा। यार ऐसे थोड़ी होता है। कुल RNA का जो है अगर देखा जाए तो ये तो इन्होंने 5% बोला, लेकिन 0 से 5% के करीब होता है। सबसे लंबा RNA, कोई विशिष्ट नाम नहीं लिया है किसी RNA का, लेकिन अगर देखा जाए तो जितने भी RNA आज तक किसी जीव में प्रकट किया जाए तो सबसे लंबा RNA कौन सा मिलेगा? mRNA। जैसे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का बताइए, mRNA सबसे लंबा है। क्या सभी प्रोटीनों का mRNA सबसे लंबा होता है? ना, सभी प्रोटीनों का नहीं होता। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जैसे TDF जीन है, वो तो 14 बेस पेयर का। यस सर। लेकिन कोई विशिष्ट नाम नहीं बोला जा रहा है किसी जीन का, ये बोला जा रहा है ओवरऑल जितने भी RNA मिलते हैं उनमें सबसे लंबा RNA किसका होता है? mRNA होता है। बात क्लियर? दूसरा बताइए टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा नहीं कर रहा? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आगे बात समझो। इसको न्यूक्लियर RNA बोलते हैं, केंद्रीय। अब आप लोगों से मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि आप लोग इस पर बहस मत करना कि सर और क्या केंद्र पर है, वैसे सब बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बिना मतलब की बात है, इसलिए आपको ये बोलना पड़ रहा है। तो केंद्र के RNA आए तो आपसे बोलना है कि ठीक। संदेश भाग होता है, सूचनात्मक RNA भी कहते हैं। बात क्लियर है सबको? DNA में उपस्थित जो भी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड या आनुवंशिक सूचना वो किसके द्वारा स्थानांतरित होती है DNA से प्रोटीन में? mRNA। आगे बात है सूचना का भाग है या नहीं? यूकैरियोटिक mRNA में बात करते हो, प्रोकैरियोट के mRNA में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, सिंपल सा होता है। लेकिन यूकैरियोटिक mRNA 5' सिरे पर एक विशिष्ट रासायनिक संरचना जुड़ी होती है, एक विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड होता है, उसको हम नाम दिया वैज्ञानिकों ने क्या है, तो क्या है आप लोगों ने टोपी लगाई तो ऐसी आगे बात है, उसको नाम दिया। दूसरा इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, परिपक्व mRNA केवल क्या रहते हैं? और 3' सिरे पर पॉली ए रहती है। बात क्लियर है सबको? प्रोकैरियोट के mRNA में कोई भी क्या है तो पॉलीएडेल ऐसी चीज नहीं। और सारा बताइए वहाँ पे संकेत अनुक्रमिक है, असंकेत अनुक्रमिक तो होता ही नहीं। क्लियर है क्या? तो लेकिन वहाँ पे मैक्रो इंटर नहीं होगा, तुलनात्मक बात है। ठीक है, क्लियर है क्या? सारी बात समझ में? यस सर। कुछ अन्य प्रकार के RNA भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यही है। मैंने कहा था सबसे सामान्य प्रकार के जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ असामान्य प्रकार के RNA भी मिलते हैं। कौन कौन से भाई? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA एक्चुअली अपरिपक्व mRNA, जो मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ा रहा था, मैंने बता दिया था आपको कि अपरिपक्व जो mRNA होता है जिसमें ना तो कोई कैप लगी है, ना पॉलीएटेल लगी है, ना उसमें इंट्रॉन्स रिमूव हुए, उस mRNA को हम बोलते हैं एथेन RNA। फिर बाद में जो परिपक्व होगा यानी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे परिपक्व mRNA। तो अब ध्यान सुनना, वो जो न्यूक्लियर RNA बोलने के पीछे लोग जो तर्क देते हैं वो क्या देते हैं, जो इसको हेट्रोजीनस न्यूक्लियर बोला ना इसलिए इसको न्यूक्लियर बोलते हैं। बात क्लियर है? क्योंकि ऐसा कोई आधार है नहीं। क्लियर है? जीनोमिक RNA बताओ, कुछ वायरसेस में आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है। मैंने जो शब्द बोला उसको दोबारा पकड़ो, मैंने बोला कुछ वायरस, कुछ बोला है मैंने, तो कुछ वायरसेस में आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, तो इसका मतलब बताइए भाई, उसको हम क्या कहेंगे? जीनोमिक या जेनेटिक RNA, यानी वो RNA जो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कर रहा है किसी में, उसको हम क्या कहेंगे? आनुवंशिक या जीनोमिक। SN RNA
स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो होते हैं क्या करते हैं, सुन लो मेरी बात को, ये एसएन आरएनए जो है प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं और बनाते हैं एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोटाइड पार्टिकल, उसको स्नर्फ्स भी बोलते हैं। ये एसएन आरएनए की बहुत सारे एक दूसरे कंबाइन होकर स्प्लाइसियोसोम संकुल बनाते हैं और वो स्प्लाइसियोसोम संकुल जो है वो इंट्रॉन्स को रिमूव करता है स्प्लाइसिस के लिए। आगे बात, इन एसएन आरएनए का एक और दूसरा नाम है, इनको यूआरएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूआरएनए। लेकिन आपके अंदर डिटेल नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूँ। और तो ये यूआरएनए भी 6 प्रकार के होते हैं, U1, U2, U3, U4, U5 और U6। ठीक क्लियर, ये सब डिटेल आप आगे जाके पढ़ोगे, ऐसे एससीआरएनए स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। जैसे आप सेल सिग्नलिंग पढ़े थे नहीं पढ़े थे, तो सिग्नलिंग में इनका भी रोल होता है। ठीक क्लियर। एसआईआरएनए साइलेंसिंग आरएनए, तो आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे जीन साइलेंसिंग। तो जीन साइलेंसिंग में एक क्या होता है कि जैसे समझ लो कोई जीन का एमआरएनए बन गया, लेकिन अब उसकी प्रोटीन जरूरत नहीं है, तो वो एक पर्टिकुलर छोटा सा एक आरएनए अणु होता है 21-22 न्यूक्लियोटाइड का, वो उस टारगेट आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री होता है संपूर्ण, तो उसके जाके बंधन कर जाता है, फिर सिग्नल जाएगा तो एक एंजाइम होता है जो आरएनए को डिग्रेड करता है। कोशिका द्रव्य में होता है डाइसर, और न्यूक्लियस में अगर वो साइलेंसिंग होगी तो वो होता है डोर्सा। ठीक क्लियर है। और जो डाइसर और एसआईआरएनए मिलकर और फिर वो टारगेट एमआरएनए को डिग्रेड कर रहे हैं, उस पूरे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं रिस्क आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये सब आपको जीन साइलेंसिंग में हो सकता है, सब डिस्कस करें बायोटेक्नोलॉजी। बात क्लियर। मेरे यहाँ पे तो नहीं है, मैं आपको केवल जानबूझ के बता रहा हूँ, पहले तो सब डिटेल में डिस्कस होते थे। अब तो ये है कि नाम पता होना चाहिए, अगर कभी कोई पूछ ले तो भाई आइडिया तो लेगी क्या है, इससे ज़्यादा नहीं है आपकी। एमआईआरएनए माइक्रो आरएनए, ये भी 21-22 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, स्मॉल आरएनए। जीआरएनए, अब जी से स्टूडेंट क्या करता है, सीधा ही जी से जीनोमिक आरएनए। अरे डी का मतलब डाउन सिंड्रोम थोड़ी होता है, आगे बात है। तो जीआरएनए मतलब गाइड आरएनए, ये भी सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। आगे बात है, कोई दिक्कत किसी को? ये कुछ नाम है जिनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। सर इसी आवाज का रही और अब मुझे इरिटेशन होती है क्योंकि यार मुझे सिलेबस करवाना है, तो ये जब होता है तो शुरू में कर लेगा तो 10 मिनट का बैठा था मैं चुपचाप करवा लेगा। क्लियर है सबको? अब ध्यान से सुनिए। कृत्रिम रूप से सबसे पहले जो आरएनए बनाया था लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में, वो बनाया था सेवेरो ओकुआ ने। आगे बात समझिए। ये एंजाइम का भी नाम आएगा, वैज्ञानिक का भी नाम आपके एनसीईआरटी में आएगा जब मैं आपको अनुवांशिक कोडों पढ़ाऊंगा। आगे बात समझिए। तो सर्वप्रथम इन्होंने जो कृत्रिम जो आरएनए का निर्माण किया था वो किसने किया था? एसओ। एंजाइम जो था वो था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये आप आगे भी पढ़ोगे इस एंजाइम के बारे में। इस जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा ना तो हम आनुवंशिक कोडों ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रखिए। आरएनए पॉलीमरेज खोज हुए हर्विज, पेस और स्टेवेंस ने की थी। अब दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा कि आपको साइंटिस्ट नाम याद करना नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताओ, आरएनए पॉलीमरेज ऑटोकैटालिटिक फंक्शन करता है, हेटेरोकैटालिटिक करता है? हेटेरोकैटालिटिक करता है। क्यों भाई? क्योंकि आरएनए डीएनए से क्या बना रहा है? आरएनए, यानी भिन्न प्रकृति के अणु का निर्माण कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है बताइए? इसके जो क्रियाधर वो होते हैं राइबोन्यूक्लियोसाइड राइबोस। ठीक, क्लियर है? उनको किसमें कन्वर्ट करता है? राइबोन्यूक्लियोसाइड, और आपस में जोड़ता जाता है, अपनी मर्जी से ही बनाता है या फिर किसी
सूचना है तो जो संपूरक जो सूत्र होता है टेम्पलेट साचा सूत्र होता है उसके संपूरक राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। आगे बात समझे। दूसरा ये जो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है ये ऊर्जा दाता का भी काम करता है, तो दोहरा कार्य कर रहे हैं। फिर बाद में बात आती है कि इसकी क्रिया के लिए कौन सा मेटल आयन रिक्वायर्ड है, तो सीधी सी बात है मैग्नीशियम, क्योंकि अनुलेखन अनुवादन और आगे बात। दूसरा एक से अधिक उप इकाइयों का बना होता है। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, आपके सामने बोला हुआ जीवाणु, आप किसके संदर्भ में आंसर लगाओगे, यू बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया? क्योंकि भैया इस दुनिया में ज्यादातर जीवाणु कौन से हैं? आर्की बैक्टीरिया के बारे में पूछेगा तो वो आपसे बोलेगा। और वैसे भी आपने कालबूज का वर्गीकरण पढ़ा तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो डोमेन था उसमें यू बैक्टीरिया आर्किया में आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया बारे में पूछेगा तो स्पेशली बोलेगा। और आपसे कोई भी सामान्य बात पूछी जाती है अनुलेखन अनुवादन डीएनए वो प्रोकैरियोट के संदर्भ में ही पूछी जाती है। अगर कुछ भी नहीं बोल रहा प्रोकैरियोट यूकैरियोट तो समझो वो प्रोकैरियोट के संदर्भ में बात कर रहा है। लेकिन यूकैरियोट के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो आपसे बोलेगा यूकैरियोट में क्या होता है। आप क्लियर है सबको? यस और नो। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक से अधिक उप इकाइयों का बना होता है, यानी ओलिगोमरिक एंजाइम है। 2 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा सिग्मा 6 उप इकाइयों का बना होता है। बात क्लियर है सबको? तो देखिए खोज अल्विस वेस स्टेवेंस ने इकोलाई में की, कोई जरूरत नहीं है आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने। ओलिगोमरिक या मल्टीसेलुलर एंजाइम है या नहीं। दूसरी बात डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहीं नहीं मिलेगी। कोई समस्या किसी को? मैग्नीशियम आवश्यक होता है, इसका जो क्रिया है वो मोनोलाइज न्यूक्लियोसाइड एटीपी है ना, टीटीपी तो नहीं नहीं सर। दूसरा बताओ ऊर्जा दाता का भी कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यस सर। आगे बात समझो। आरएनए पॉलीमरेज, अब देखो हम तो अगर सिंपल पूछे कुछ नहीं बोला तो आप किसका ब्लू बैक्टीरिया वाले आ रहे, लेकिन हमने तो भैया पूरी डिटेल भी तो पढ़ के जानी पड़ेगी, सारी बातें भी पता होनी चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, कोई पॉलिटिकल एग्जाम नहीं दिख रहा। तो अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूँ, बताइए आरएनए पॉलीमरेज कहाँ का होता होगा? बताओ यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में आर्की बैक्टीरिया में भी होता होगा, यू बैक्टीरिया में भी होता हो। लेकिन अगर कुछ नहीं बोल रहा वो बोल रहा प्रोकैरियोटिक आयन प्रोड्यूस, आप किसके संदर्भ में आंसर लगाओगे? ये बात तो कुछ ही है ना। अब यूकैरियोट में भी अगर हम बात करें तो बताइए भाई यूकैरियोट में डीएनए वो अनुलेखन कहाँ होता है? केंद्रक में ही तो होता है, बोलो आयन। तो केंद्रक के अंदर कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज? दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर भी तो डीएनए होता है, तो वहाँ पे भी तो आरएनए पॉलीमरेज होता होगा, बोलो आयन। यस सर। आगे बात समझ। तो आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में केंद्रक और कोशिका, केंद्रक में भी होता है और कोशिका में भी। केंद्रक में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं भाई। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो है वो आरआरएनए का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं आरआरएनए, केवल एक का नहीं करते, 5s आरआरएनए। 5s आरआरएनए का संश्लेषण स्थल न्यूक्लियस नहीं है। आगे बात, तो 5s आरआरएनए के अलावा सारे आरआरएनए बनाते हैं कौन? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए किससे बनता है? एचएनआरएनए से बनता नहीं है। तो एचएनआरएनए बनाता है, यानी इनडायरेक्टली होता है एमआरएनए तो बना रहा है, क्योंकि वही तो परिपक्व हो गया हमारे बच्चे कुछ जितने भी उनको सबको आरएनए पॉलीमरेज। तो बताइए सबका अलग अलग कार्य निर्धारित है या नहीं? आगे बात, तो डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है या नहीं, यानी जो कार्य का बताइए डिवीजन करा हुआ नहीं करा हुआ। आगे बात है। अब दूसरी बात ध्यान सुनना, कोशिका कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, वही सारे प्रकार के आरएनए बनाता है। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये किसके समान होता है? T7 जीवाणु होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। लास्ट प्रोकैरियोट से बात करें तो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया सबसे ज्यादा विस्तृत अध्ययन इसी का करते हैं, ठीक है। और अगर सिंपली पूछे आरएनए पॉलीमरेज आप भैया यू बैक्टीरिया वाले को लगाओ, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज पूछा तब भी आप क्या यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया पूछेगा तो बोलेगा आपसे खुद आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है। बात क्लियर है सबको? तो यू बैक्टीरिया में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है। सिंगल मतलब क्या, एक ही कॉपी होती है क्या? अरे एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है। बात क्लियर है सबको? उसमें कौन कौन सी इकाई होती है? 2 अल्फा होती है, एक बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सी। आर्की बैक्टीरिया में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड। तो बताइए मैंने आपसे जब वो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया और यूकेरिया में जो विवाद वो करवाए थे, लक्षण दिखाए थे मैंने आपको बायोलॉजिकल, तो मैंने आपसे वहाँ पे एक बात कही थी
कि जो आर की बैक्टीरिया है उसमें उपापचय जो समानता है वो किससे ज़्यादा है, यूकेरियोट से ज़्यादा है। ये क्लियर है। और मैंने आपसे कहा था ये सब जब वो आएंगे क्या नाम मॉलिक्यूलर, तो मैं उसमें दिखवाऊंगा आपको ये बात क्लियर है सर। तो 3 प्रकार के होते हैं भाई। यहाँ पे बताओ भाई, एक अकेला आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए बनाना नहीं बना रहा, पूरा लोड इसी के ऊपर है नहीं। अकेला का मतलब ये नहीं है एक ही कॉपी है, बहुत सारी हजारों कॉपी है, चिंता मत करो, है ना। आगे बात समझ। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई आप। यू बैक्टीरियल जो आरएनए पॉलीमरेज है, सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछे आरएनए पॉलीमरेज या पूछे प्रॉपर्टी आरएनए पॉलीमरेज, भैया ये यू बैक्टीरिया वाले यही संदर्भ में आंसर लगाऊंगा। बात क्लियर है सबको? जब तक वो स्पेसिस नहीं बोल रहा आर की बैक्टीरिया का या यूकेरियोट का है, कोई दिक्कत किसी को? तो यू बैक्टीरिया केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज जो सभी आरएनए निर्माण करता है, केवल एक का मतलब ये नहीं है कि एक ही कॉपी है, अरे एक ही प्रकार का है। आगे बात कौन कौन सी इकाई होती है, देखो भाई 2 अल्फा सबयूनिट। अल्फा सबयूनिट जो है वो रेगुलेटरी सबयूनिट होती है, यानी इसके कार्य का नियमन करती है। आरएनए निर्माण की दर को क्या करती है, वो रेगुलेट करती है। बात क्लियर है सबको? बीटा और बीटा डैश इकाई जो है वो कैटालिटिक सेंटर बनाती है, यानी जो उत्प्रेरकीय कार्य जो है वो किसके पास है, बीटा और बीटा डैश। ये बीटा और बीटा डैश सबयूनिट क्या करती है, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट करके संपूरक सांचा सूत्र जो है उसके साथ जोड़ती है। बात क्लियर है सबको? यानी आरएनए श्रृंखला का निर्माण कौन करती है, बीटा और बीटा डैश। बात क्लियर सबको? ओमेगा सबयूनिट का कार्य ज्ञात, ऐसा नहीं मुझे पता नहीं, ज्ञात ही। और सिग्मा फैक्टर जो है वो होता है सहकारक। ठीक है, क्लियर है? यानी कोएंजाइम बोलते हैं, को फैक्टर बोलते हैं। बात क्लियर है सबको? ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ध्यान से सुनना। प्रमोटर किधर, देखो कोशिका में कोई भी कार्य हो रहा, बताइए सेल सिग्नलिंग के थ्रू हो रहा है, आपस में बातचीत थोड़ी हो रही है। तो प्रमोटर की जो पहचान करने की जो क्षमता है वो किसके पास है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जाके प्रमोटर से बंधन करता है, फिर बाद में जो बाकी बचा हुआ जो ये भाग है ये आके क्या करता है, प्रमोटर पे बंधन करता है। बात क्लियर है सबको? आगे बात समझ लो। तो बताइए प्रमोटर की पहचान और उससे बंधन तो करवाता है आरएनए पॉलीमरेज, वो कौन करवा रहा है, सिग्मा फैक्टर। और बताइए प्रमोटर की पहचान करेगा तभी जाके बताइए अनुलेखनीय प्रारंभन स्थल यानी ट्रांसक्रिप्शन साइट से अनुलेखन प्रारंभ होगा, नहीं होगा? तो अनुलेखन प्रारंभन स्थल से ही अनुलेखन प्रारंभ हो, उसके लिए उत्तरदायी कौन है, सिग्मा फैक्टर। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं होगा तो प्रमोटर की पहचान नहीं होगी, प्रमोटर की पहचान नहीं होगी तो बताइए अनुलेखन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता नहीं हो सकता। बात क्लियर है सबको? दूसरी बात ये बताओ प्रारंभन में सहायता कर रहा नहीं कर रहा अनुलेखन प्रारंभन में, तो इसको प्रारंभन कारक कहेंगे नहीं कहेंगे, कोई समस्या? अब दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई, ये जो आपका सिग्मा फैक्टर होता है ये विशिष्टता प्रदान कर रहा नहीं, क्या विशिष्टता प्रदान कर रहा है, अनुलेखन प्रारंभन स्थल से ही प्रारंभ होगा। क्यों? क्योंकि प्रमोटर की पहचान करने की क्षमता ही इसमें और किसी में नहीं। आगे बात, अरे अपराधी की पहचान करने की क्षमता पुलिस में ही होती ना, हो रहा है। तो प्रमोटर की पहचान करने की क्षमता ही किसके पास है, सिग्मा फैक्टर। तो मुझे एक बार बताइए ये जो भाग है ये आरएनए तो बना सकता है ना, क्योंकि यही तो बना रहा है, देखो ये उपिकाएं यही तो बना रही कैटेगरी सेल। तो ये जो भाग आरएनए को बना सकता है, लेकिन क्या ये अनुलेखन प्रारंभ स्थल से आरएनए बनाएगा, इसकी गारंटी है क्या? वो गारंटी कौन दे रहा है, बात क्लियर है सबको? अब आपने पढ़े थे सिंपल एंजाइम और होलो एंजाइम। तो सिंपल एंजाइम जो एक केवल प्रोटीन के बने होते हैं, जो प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन भाग में अगर उपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे, इसको बोले सिग्मा फैक्टर। देखो मैंने सब कुछ सबयूनिट बोला लेकिन इसको फैक्टर बोला, यानी नॉन प्रोटीन भाग है। आगे बात समझ, तो इसको भी मैं क्या बोलता, तो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जो है 2 अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा सिग्मा, इसके 2 भाग होते हैं, एक प्रोटीन वाला भाग और एक नॉन प्रोटीन। प्रोटीन वाले भाग को मैपो एंजाइम बोलते हैं और नॉन प्रोटीन भाग को बोलते हैं कोफैक्टर। आगे बात समझिए, जो कोफैक्टर है अगर अकार्बनिक पदार्थ है तो उसको हम कोफैक्टर ही बोल देते हैं, और अगर कार्बनिक है तो उसको कोएंजाइम भी कह देते हैं। कोएंजाइम भी कोफैक्टर ही है या नहीं, बोलो है। तो एपो एंजाइम इसको हम कोर एंजाइम बोलते हैं। तो कोर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम में कौन कौन सी इकाई होती है, सिग्मा को छोड़ के सारी होती है, 2 अल्फा बीटा बीटा डैश और ओमेगा। बताइए भाई साचा सूत्र पर किसी भी भाग से आरएनए निर्माण कर सकता नहीं कर सकता, आरएनए संश्लेषण क्षमता है या नहीं है? तो कहीं से भी आरएनए प्रारंभ कर सकता नहीं कर सकता साचा सूत्र से, लेकिन
प्रारंभन स्थल से ही करेगा, उसकी गारंटी कौन दे रहा है? सिग्मा फैक्टर। विशिष्टता कौन प्रदान करेगा? सिग्मा। तो देखो सिग्मा फैक्टर, को फैक्टर को हम सिग्मा फैक्टर भी बोलते हैं, वो सिग्मा फैक्टर जो है को फैक्टर है। आगे बात समझिए, कार्बनिक प्रकृति का तो कोएंजाइम भी कह सकते हैं, कोएंजाइम भी को फैक्टर ही होगा नहीं। आगे बात समझ में, प्रमोटर की पहचान और बंधन और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से अनुलेखन प्रारंभन के लिए उत्तरदायी है। बताओ विशिष्टता प्रदान कर रहा नहीं, बात क्लियर सब? हमने एक एक इसकी कड़ी कड़ी खोल दी है और सब इकाइयों का कार्य पूछा जाता है। आगे बात कहीं पे भी आपको एलिगेज एक्टिविटी लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है ना? अब देखो, आपको जब मैं पढ़ा रहा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मैंने एक बात कही थी कि प्रमोटर क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज की जो बंधन स्तर होता है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं प्रमोटर। लेकिन प्रमोटर में बताइए कुछ विशिष्ट छोटे छोटे अनुक्रम होते हैं नहीं होते हैं? संरक्षित प्रकृति के वजह से सारे प्रोकैरियोट में एक जैसे, यूकैरियोट में सारे एक जैसे, और उन विशिष्ट अनुक्रमों की ही तो पहचान करता है। तो सिग्मा फैक्टर जो है, जो प्रमोटर, भाई प्रमोटर तो एक विशिष्ट क्षेत्र हो गया, अब उस क्षेत्र में कुछ विशिष्ट प्रकार के अनुक्रम है, उनकी पहचान कौन करता है? सिग्मा फैक्टर। और फिर बाद में कौन आता है? कोएंजाइम आता है, सिग्नल जाता है, फिर वो आके बंधन करता है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? ध्यान से सुनिएगा भाई, प्रोकैरियोट्स में तो एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज है या नहीं? तो ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोट्स में जो, अब देखो भाई, बताओ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ये है नहीं, +1 से 10 आ रहे हैं, इधर कोई नंबर होंगे तो 2 3 करेंगे नहीं करेंगे, इधर होंगे बताओ 0 -1, क्या वहाँ पे -1 -2 ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं? समझने के लिए कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना भाई, ये पूरा प्रमोटर क्षेत्र है, यानी जो भी ट्रांसक्रिप्शन साइट के उधर का क्षेत्र को क्या प्रमोटर, जहाँ पे आरएन बोल रहा है। अब उस प्रमोटर क्षेत्र में कुछ विशिष्ट अनुक्रम है, ये क्लियर है क्या? जो संरक्षित प्रकृति के, संरक्षित का मतलब कंजर्व, यानी सभी प्रोकैरियोट्स में एक जैसे। बात क्लियर सबको? तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के लगभग 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम, क्योंकि बताओ इसी के संदर्भ में तो बोलते हैं हम अपस्ट्रीम, तो बताओ 5 प्राइम्स रहेगी और है नहीं, तो -10 पोजीशन पे सेंटर्ड एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, इसलिए उसको बोल रहे हैं -10 बॉक्स। क्या बोल रहे हैं? लगभग 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम है और -10 पोजीशन पे सेंटर्ड। ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से लगभग -35 पोजीशन पे एक और अनुक्रम होता है, वो -35 पोजीशन पे सेंटर्ड है, उसको -35 बॉक्स बोलते हैं। बात क्लियर सबको? तो बताइए, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में 2 विशिष्ट अनुक्रम पाए जाते हैं, कौन कौन से? एक तो -10 पोजीशन पे सेंटर और एक -35। -10 पोजीशन पे जो अनुक्रम होता है वो होता है 5 प्राइम TA, ये आपको याद है। बात क्लियर है सबको? 5 प्राइम TA। मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर हम कोई भी एकल सूत्र की लिख रहे हैं, डीएनए द्विसूत्री डीएनए, और अगर कोई एक सूत्र की सूचना लिखी हुई है तो किसकी लिखी जाती है? इसी की लिखी जाती है, क्योंकि आप उसको पता है कि आप रेप्लिकेशन पढ़ चुके हो, आपको संपूर्ण सूत्र लिखना आता है। इसलिए अगर एक सूत्र भी बोल दो तो अब कोई दिक्कत वाली बात ऐसे ही पूछेगा। बताइए -10 बॉक्स जो होता है उसका अनुक्रम क्या है? 5 प्राइम TA। बात क्लियर? टाटा बॉक्स नहीं कहेंगे इसको, आगे जाते आप कहीं TA से टाटा बॉक्स कर देना, टाटा बॉक्स अलग है टाटा बॉक्स, लेकिन वो क्लियर है सबको? फिर TA को त्रिगुणों में हो जाता है, जिसको हम त्रिगुणो बॉक्स बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोकैरियोट्स में, बताइए कौन सा बॉक्स होता है? त्रिगुणो अनुक्रम बोल देते हैं या त्रिगुणो बॉक्स। उसका अनुक्रम क्या है? 5 प्राइम TA। ये क्लियर है क्या? -10 पोजीशन पर केंद्रित, यानी बीच के जो न्यूक्लियोटाइड, अब आप कौन से बीच वाला कौन सा चिंता मत करो, -10 पोजीशन पे सेंटर। -35 जो बॉक्स होता है TTGS, लेकिन मुझे नहीं लगता आपसे इसके बारे में पूछेंगे, इसका तो पूछता। बात क्लियर है? आप कहोगे सर हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि प्रमोटर जो भाग होता है उसमें कुछ विशिष्ट अनुक्रम पाए जाते हैं, सदस्य अनुक्रम, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आ गई बात समझ? कोई समस्या? अब यूकैरियोट्स में ध्यान से सुनना, आपको हम एनसीईआरटी लेवल पे कुछ बातें जो होती है हम बियॉन्ड भी जाके पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा बियॉन्ड हम नहीं जाते। आपसे अगर हमारी जो एनसीईआरटी में यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करी हुई है ना, वो एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के संदर्भ में करी हुई, क्योंकि वो स्लाइसिंग वगैरह वो सब जो बता रखी है वो सब एचएनआरएनए में तो होती है, तभी तो एमआरएनए बनता है।
आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के संदर्भ में बात होती है। बात क्लियर है सबको? तो अगर आपसे सुनो फिर बात को ध्यान से, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के संदर्भ में कोई बात हो रही है और कुछ भी नहीं बोला हुआ तो आप किसके संदर्भ में बात कर रहा है? पॉलीमरेज सेकंड के बारे में। बात क्लियर है सबको? फर्स्ट और थर्ड के बारे में बात सामान्य बोल रहा है कि यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज बताइए क्या करता है। तो अब आप समझ रहे हो, आप तो कहोगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए, न्यूक्लियस में 3 प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो कौन सा लगाते सर कुछ हो जाएगा। अरे नहीं भाई, वो अगर यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के संदर्भ में बोल रहा है। फर्स्ट और थर्ड के बारे में फालतू बात नहीं पूछा करता। अगर पूछेगा तो बोलेगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का क्या कार्य है, थर्ड का क्या, और वो केवल कार्य तक ही सीमित है, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आगे बात। तो जो मैं आपको प्रमोटर में जो अनुक्रम बताने जा रहा हूँ वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के है, लेकिन सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के प्रमोटर, लेकिन वो एक्चुअली किसके हैं? वो आरएनए पॉलीमरेज। तो वो बोलेगा नहीं सेकंड। अगर वो बोलेगा बताइए यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का जो प्रमोटर होता है उसमें कौन सा अनुक्रम पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। उससे ज्यादा आपसे वो बोलेगा नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन वो वास्तव में हकीकत ये है कि सेकंड वाले बता रहे हैं। आप लोगों के फर्स्ट और थर्ड की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आप जब आगे पढ़ोगे तो फर्स्ट वाले भी पढ़ोगे और सेकंड वाले भी पढ़ोगे। बताओ प्रमोटर आज आपके लेवल पे केवल इतना ही ध्यान रखना, प्रमोटर सदैव बताइए आप स्टडी में होता नहीं होता। आगे जाके कुछ और कहानी पढ़ोगे, अखबार पढ़ोगे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। बात क्लियर है सबको? तो ये समझ में आया भाई? प्रोकैरियोट का जो प्रमोटर होता है उसमें 2 विशिष्ट अनुक्रम पाए जाते हैं, एक तो -10 पोजीशन पे और एक -30। 10 बॉक्स, -10 बॉक्स और -30। -10 बॉक्स जो होता है वो कौन सा होता है? TA ट्रिपो बॉक्स बोलते हैं, और 35 जो है TT। दूसरा देखिएगा यूकैरियोट्स में जो होता है, अब यूकैरियोट बोला है, अब आप समझ लो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि मैं फालतू की आपत नहीं चाहता, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट और थर्ड के अलग होते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं पूछे, वो सीधा सीधा पूछेगा। तो देखो ध्यान से, ये ट्रांजिशन स्टार साइड से -30 पोजीशन पे सेंट्रल टेन अनुक्रम होता है, -75 और -90। बात क्लियर है सबको? -30 पोजीशन पे जो होता है अनुक्रम वो होता है TA। ये भी टी भी मैंने मेरी मजबूरी से आपको लिखा है। आप किसी भी इंटरनेशनल बुक पढ़ोगे तो ये नहीं लिखा है। आगे बात समझ, TA और इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं। तो टाटा बॉक्स जो है वो यूकैरियोट्स में होता है -30 पोजीशन पे, प्रोकैरियोट्स में। आगे बात, वहाँ पे TA यहाँ पे TA। अच्छा, ये अनुक्रम मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा, मतलब जो रेफरेंस बुक इसके हो सकते हैं ना, मैंने बुक पढ़ी। पहली बार जब आया पढ़ाने तो मैंने ये भी देखा, मुझे होता ही नहीं है, ही नहीं, लेकिन साहब इतना कहीं से ढूंढ के लिखा होगा तो मैंने लिख तो दिया। आप तसल्ली लेके कि आप सीधा सर वो तो लिखवाया नहीं, आपने नहीं लिखा होगा, तो मैं लिख दिया, लेकिन इसके ऊपर क्रॉस लगा रहा हूँ कि आज तक के इतिहास में नहीं पूछा गया, और जिस दिन ये पूछ ले रहेगा हम पढ़ाना ही बंद कर देंगे, इतनी गारंटी के साथ। आगे बात सही नहीं है, आगे बात सही। तो आपको केवल ये ध्यान रखना, ये भी है ना जो जबरदस्ती लिखा हुआ है, ये कभी नहीं, ये है। आगे बात कोई दिक्कत? इसको ऑर्गेनाइज में खोल रहा था तो इसके ऑर्गेनाइज बॉक्स से टाटा बॉक्स बोलते हैं। बात क्लियर है सबको? तो सीधी सी एक बात ध्यान रखिएगा भाई, ट्रिपो बॉक्स किसमें होता है? प्रोकैरियोट्स में -10% TA, और ऑर्गेनाइज बॉक्स से टाटा बॉक्स होता है TA। बात क्लियर सबको? चाहे देखो DNA द्विगुणन हो, अनुलेखन हो, अनुवादन, 3 पद होते हैं भाई, कौन कौन से? इनिशिएशन, इलोंगेशन और शॉर्टेशन। हमें रटने की जरूरत नहीं है ना, आप बुक में देखो, तो नहीं चाहता आप बुक में देखो, नहीं देखना, क्या देख रहे हो आप केवल ध्यान से सुनो समझो। इनिशिएशन में क्या होता होगा, एक हम मैंने जैसे कल्पना कर रहे हो, देखो आप गारंटी के साथ आपको आता है। इनिशिएशन में प्लीज सुनिएगा, DNA कुंडली है, बताओ है या नहीं? डबल हेलिक्स, तो बताओ हेलिक्स ओपन होगा तभी जाके साथ सूत्र पे आरएनए का निर्माण होगा, उसकी बात। तो होता क्या है, सबसे पहले प्रमोटर की तो पहचान करता हूँ सिग्मा फैक्टर में, कौन करता है? अब सिग्मा फैक्टर सिग्नल देगा किसको? गाइरेज को भी देगा और आरएनए पॉलीमरेज को। तो आरएनए पॉलीमरेज तो आके साहब वो सिग्मा फैक्टर साथ प्रमोटर पाएंगे, और गाइरेज जो है वो क्या करेगा?
प्रमोटर के पास वाले रीजन में ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, तोड़ दिया और तोड़ के फिर बाद में हेलिकेज के पास सिग्नल जाता है। पहले सही सही सुनो, फिर गलत में बताऊंगा। फिर हेलिकेज के पास सिग्नल जाता है, हेलिकेज आके प्रमोटर के आसपास 70 से 80 बेस पेयर डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए प्रोटीन है उसको एकल सूत्री कर देता है। ठीक। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो पहला बेस पेयर है तो साँचा सूत्र में जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसके संपूरक न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। बात क्लियर है सबको? आगे बात समझो। तो ये जो कहानी थी ये तो थी प्रारंभ में, यहाँ पे थी प्रारंभ। अब सिग्मा फैक्टर का काम केवल क्या था, इतना ही तो था प्रमोटर में, वो वहां से हट जाता है। फिर बाद में इलोंगेशन दीर्घीकरण में क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज साँचा सूत्र से क्या करता है न्यूक्लियोटाइड संपूरक ऐड करता जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या? और जैसे जैसे आरएनए बनता जाएगा वो बाहर निकल जाता है, केवल छोटा सा भाग ही आरएनए का साँचा सूत्र जुड़ा रहता है, बाकी सब बाहर निकलता रहता है। ठीक है, क्योंकि अंदर थोड़ी रहेगा। आगे बात समझिए, तो बाहर निकलता जाता है। पीछे से डीएनए वायरस वापिस चलता है, उसको पैक करता हुआ चलता है, ये थोड़ी खुला छोड़ देंगे, तो पीछे से पैक करता चलता है। आगे बात समझिए। और ये कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा, जब तक कि समापन स्थल नहीं आता। ठीक है, समापन स्थल पर समापन जो है समापन उसको रिकॉग्नाइज करता है रो फैक्टर। तो रो फैक्टर जो है समापन स्थल से बंधन करता है और आरएनए पॉलीमरेज जो कोर एंजाइम उसकी मूवमेंट को रोक देता है। ठीक क्लियर है? और ऐसी प्रक्रिया प्रेरित करता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो कोर एंजाइम उसको पृथक कर देगा, साँचा सूत्र से हटा देगा और जो आरएनए का छोटा सा भाग जो लगा हुआ था जो बन रहा था उसको पृथक कर देगा और पीछे से दायरे जाएगा उसको पैक कर देगा। बात क्लियर है सबको? ये एक बेसिक बात होती है। अब मैं आपको देखो बता दूं, लेकिन इतना पढ़ना नहीं है। जो समापन होता है उस पर एक विशिष्ट अनुक्रम होता है वेक्टर न्यूक्लियोटाइड का, सीए रिच होता है, उसको रो फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है। दो प्रकार का समापन होता है, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट, यानी एक तो रो के द्वारा होता है और एक क्या होता है कुछ जगह समापन स्तर पे क्या होता है संपूरक अनुक्रम होते हैं इस सूत्र में, तो वो क्या करता है इस तरीके से हेयरपिन लूप बन जाता है और आरएनए पॉलीमरेज जो है उसकी मूवमेंट को रोक दिया जाता है। तो इतनी अब डिटेल आपकी जरूरत नहीं है। आगे बात हो, मैंने की बोली थी ये सब आप आगे जाके पढ़ो। ठीक, आगे बात। अब मुझे एक बार बताओ, ये भी पूछा जाता था पहले तो बताइए क्रम बताओ। सबसे पहले गायरेज चल रहा है, फिर हेलिकेज, फिर आरएनए पॉलीमरेज और पीछे से गायरेज आ रहा है। ये भी अरेंजमेंट भी पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन मैंने आपको तो बोला हो सकता है कभी आपसे किसी तरह का क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आने की रहती है, 2-3 सालों में कुछ ऐसा भी देखने को मिला। अब मेरी बात है, आपने प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, अब मैं प्रोकैरियोटिक बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ बताओ, आपने एक एक इकाई का कार्य देख लिया। अल्फा का रेगुलेटरी काम, बीटा बीटा डैश जो है आरएनए, ओमेगा का कोई कार्य गया और जो ये इसका नाम है रो फैक्टर, ये प्रमोटर की सिग्मा फैक्टर प्रमोटर की एक बार बताओ कहीं का लीकेज एक्टिविटी तो पता आपकी एनसीईआरटी में लिखा आरएनए पॉलीमरेज समहाउ आल्सो ओपन डीएनए हेलिक्स, यानी आरएनए पॉलीमरेज को सिर्फ जुगाड़ कर करोगे समहाउ सेटिंग करके और डीएनए हेलिक्स को भी ओपन कर लेता है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत। मैं आपको बता देता हूँ हकीकत में क्या है, डीएनए हेलिकेज ही करता, जो हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन फाइनल आपको बात किस क्या जानना चाहिए, एक्चुअली जो यूकैरियोट के जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ना, उनको कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक फैक्टर आता है जो बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज साथ, और उसमें हेलिकेज क्रिया होती है, तो वहां पे हेलिकेज क्रिया साथ में चलती है। वो भी आरएनए पॉलीमरेज अंदर नहीं होती है, एक फैक्टर के अंदर होती है हकीकत में, ठीक। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करा, उस बात को गलत। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो एनसीईआरटी वाली बात है, याद रखनी। आगे जाके इस बात का करेक्शन आप पढ़ोगे अगर अच्छी जगह। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए अनुलेखन के दौरान डीएनए कुंडली को कौन ओपन करता है? पहले मेरा ऑप्शन सुनना, बोलना मैं। अनुलेखन के दौरान डीएनए कुंडली को कौन ओपन करता है? पहला ऑप्शन है डीएनए, पहला ही ऑप्शन है बिट्री, फिर बाद में कुछ और ऑप्शन, फिर आरएनए पॉलीमरेज। बताओ क्या आंसर है? और जिसमें बिट्री हेलिकेज लगा दिया ना वो क्वेश्चन गलत करेगा। आप क्वेश्चन सोल्व किया करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं।
भाई स्टूडेंट को गलती करे यही बैठ के कर लिया एग्जाम में गलती ना करे। बात क्लियर हुई सबको? अब देखिए प्लीज इधर देखो। RNA polymer bind to promoter initiate transition. It uses nucleoside triphosphate as substrate. Polymerize in tablet dependent fashion कोई टेम्पलेट आश्रित सात सूत्र आश्रित प्रक्रिया के द्वारा ही जो RNA का निर्माण करता है बोलो आया ना। अच्छा देखो it somehow also facilitated opening of cell। देखिए भैया क्या भैया RNA के दौरान DNA पोलीमर कौन बोलता है? RNA polymer। ये बात क्लियर हुई? दो तो तीन ही चित्रों मामला खत्म। लेकिन आपको बताओ आइडिया तो लग गया है ना क्या होता है। अब मैं वही बात को याद पढ़ाने वाला और हकीकत ये है कि आप चीजों को समझो रटो मत। रटने के लिए बहुत है आगे आएंगे सब। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे पहला न्यूक्लियोटाइड पे 3 फॉस्फेट लगी हुई है नहीं लिखी ये देखी हुई है ना। पकड़ लेना बात। पहला कहीं क्यों दिया हुआ नहीं दिया हुआ है तो मैं तुम्हें एक बार बता दूं हकीकत में ये सब एनसीईआरटी जीवन आप सोचते हो अक्सर दिखाते हैं दिया हुआ है ना डायग्राम। पहला न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होता है ना आरएनए में चाहे प्रोकैरियोट का हो चाहे यूकैरियोट का पहले न्यूक्लियोटाइड जो है वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही ऐड होता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आगे बात समझ में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दे कहीं भी नीचे ध्यान ना दे प्लीज यहाँ पे ध्यान दे। पहला न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए में ऐड होता है वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही ऐड होता है। हाँ आगे वाले जितने भी है वो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट यानी न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में ऐड होता है। और ये बात एनसीईआरटी के डायग्राम में इंडिकेशन दिया हुआ है और आपकी जिम्मेदारी होती है आप उसको पढ़ते हो। बात क्लियर है सबको? अब देखो बहुत आसान है तो बताइए प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन इनिशिएशन इनोवेशन और प्रारंभ ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है यानी बात क्लियर है। सिग्मा फैक्टर सबसे पहले आएगा अभी तो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो सिग्मा फैक्टर बताओ प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा नहीं करेगा? प्रमोटर के आने के बाद बताइए भाई कोर एंजाइम आ जाएगा नहीं आ जाएगा? होगी कोर एंजाइम है तो अल्फा बीटा बीटा टाइप डीएनए हेलिक्स ओपन होगा बताओ है ना। तो जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट देखो ये इसके आसपास लगभग 70 से 80 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स ओपन हो जाता है। बताओ ये अभी डीएनए हेलिक्स बंद है ना इसको कहेंगे हम क्लोज ऑपरेशन बंद समझो। डीएनए हेलिक्स ओपन होने से क्या कहेंगे तब तक काम किसने करवाया? सिग्मा फैक्टर ये निकल गया भाई काम खत्म। अब आरएनए पॉलीमरेज बताइए क्या करेगा? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का उपयोग करेगा इधर करके रुकिए न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा पायरोफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एनर्जी देंगे नहीं देंगे बोलो आया ना। बंदी जो टूटेंगे और न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बताओ ऐड होते जाएंगे नहीं हो जाएंगे? जैसे जैसे आरएनए बनते जाता है बताओ बाहर की तरफ निकलता जाएगा नहीं निकलता जाएगा बोलो आया। यानी देखो पहले न्यूक्लियोटाइड पे आएगा और जानबूझ के लिखा आप भविष्य प्रोकैरियोट वाले में तो नहीं दिया हुआ वो तो इसमें नहीं मैं कह रहा हूँ केवल कुछ भाग ही बताओ आरएनए का साथ से जुड़ा रहता है नहीं जुड़ा रहता है। ये समापन और ये कार्य कब तक चलता रहेगा तब तक कि समापन की पहचान कौन करता है? रोग फैक्टर को समापन कारक कहते हैं नहीं नवनिर्मित आरएनए। बताइए ये रोग फैक्टर समापन में जाकर बंधन कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज और एंजाइम का रास्ता रोक दिया और ये ऐसी प्रक्रिया प्रेरित करता है कि यहाँ से संपूरक से साता सूत्र से पृथक हो जाए ये आरएनए को पृथक कर देता है। ये आरएनए बन गया नवनिर्मित आरएनए और ये फोर एंजाइम रोग फैक्टर साथ हो गया किसी भी गाइडेंस में फर्क करते लेकिन उसकी डिटेल आती है। बात क्लियर है सबको? देखिए पॉइंट क्लियर हो इतना पता है आपको तो मैं गाइड दे रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगर इन बातों का आप ध्यान रखिए घर पे जाके पढ़ लीजिए ये भी जरूरी है पढ़ने तो इनिशिएशन बताइए। अब वही जो कहानी ऊपर डिस्कस की थी पहले मैंने आपको समझाया डायग्राम बताया था तीसरी बार रिविजन कर रहा हूँ समझो आप ध्यान दो। सिग्मा फैक्टर बताइए प्रमोटर की पहचान करता है उससे बंधन करता है नहीं? सिग्मा फैक्टर विशेषता प्रदान करता है बोला है क्या विशेषता क्या गारंटी दे रहा है? अनुलेखन इसकी गारंटी किसके पास है? सिग्मा फैक्टर विशेषता प्रदान करता है अनुलेखन बेटा। सिग्मा फैक्टर के बाद कोर एंजाइम प्रमोटर से जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज होगा एंजाइम का ट्रांसक्रिप्शन साइट के आसपास लगभग 70 से 80 बेस में डीएनए कैसे खुलती है तुम्हें जरूरत है? ये मान लो आरएनए पॉलीमरेज में खुल गई ये तो गई एनसीईआरटी
आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम क्योंकि सिग्मा फैक्टर तो रिमूव हो गया, तो आरएनए कोर एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का उपयोग कर सादा सूत्र के संपूरक आरएनए का निर्माण करता है। ये क्रिया जा रहा है ना, तो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज को ऊर्जा एनटीपी यानी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट शीर्षक कुल ऊर्जा बंधों में टूटने से प्राप्त होती है। ये भी बात की है। टर्मिनेटर पर पहुंचने पर सिद्धीकरण होगा नहीं होगा, प्रक्रिया चलती रहेगी। नवनिर्मित आरएनए केवल छोटा सा भाग ही सादा सूत्र से जुड़ा रहता है, आगे निकलता जाता है। बोला आरएनए पॉलीमरेज किसी प्रकार डीएनए कुंजी को खोलता है, जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी। बात क्लियर है सबको? टर्मिनेशन टर्मिनेशन बताइए, समापन पर होगा समापन कारक की उपस्थिति में। बोलो आया ना? रो कारक बताइए कोर एंजाइम निर्मित आरएनए को। अब मुझे एक बार बताओ, ऑक्सीजन खत्म हो गई हर किसी में करा एक जगह स्थायी पानी को खाया बताओ प्रोकैरियोटिक जो एमआरएनए होता है उसमें अनुलेखन के बाद किसी प्रकार कोई संसाधन प्रोसेसिंग होती है, टैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, कोई इसी प्रकार की प्रक्रिया होती नहीं। दूसरी बात बताइए, प्रोकैरियोट्स में सब कुछ कहाँ पे होता है? कोशिका तरफ नहीं होता है। यूकैरियोट में तो आरएनए बनेगा कहाँ पे? केंद्रक में, और फिर बाद में आएगा साइटोप्लाज्म। यहाँ तो सब कुछ ही कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब बताओ आरएनए जैसे जैसे बाहर बनता जा रहा है, तो बताओ ना तो कोई गैप लगनी है, ना पॉली ए टेल लगनी है, ना कोई इंट्रोन वगैरह का मामला। बिल्कुल मामला तैयार है ना, आरएनए बिल्कुल तैयार है, तो लेकर के वो अनुवादन के लिए तैयार है। पता क्या होता है? जैसे जैसे सपोज करो ये आरएनए निकलता जा रहा है, समझ लो आप। जैसे जैसे सपोज करो आरएनए निकलता जा रहा है, नहीं निकलता जा रहा है, पीछे से पता है क्या होता है? राइबोसोम लोड होता है। राइबोसोम लोड हो जा रहा है, तो बताइए प्रोटीन भी बनेगा नहीं? आगे बात समझ, प्रोटीन बनना भी था। तो बताओ अनुलेखन और अनुवादन कपल्ड किसमें हो सकते हैं? प्रोकैरियोट्स में हो सकते हैं। हो सकते हैं, मैंने बोला हमेशा ही होते हैं, हो सकते हैं। और दूसरी बात बताइए, प्रोकैरियोट का जीवन काल बहुत छोटा होता है, जितना इंतजार थोड़ी है पहले आरएनए बन जाए फिर बाद में इसका अनुवादन करते। आगे बात समझ में? अनुलेखन अनुवादन कहाँ पे कपल्ड हो सकता है? इस प्रकार की अगर अनुलेखन के साथ अनुवादन होता है तो उसको बोलते हैं अटेन्यूएटेड ट्रांसक्रिप्शन। अटेन्यूएटेड ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हो सकता है? कोई दिक्कत किसी को?
जीवाणु में अनुलेखन। अच्छा ये कोई अलग से नहीं लिखा मैंने, एनसीईआरटी की बात है ना, लेकिन कहाँ पे फिट करते इसलिए नोट डाल के लिखी थी, तो हल्के मत लेना, नोट में जीवाणु में अनुलेखन बताइए। एमआरएनए को सक्रियण के लिए उत्तर अनुलेखन संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है ना, नहीं होती, जानते हो आप इस बात को। अनुलेखन अनुवादन बताइए, दोनों कोशिका क्रम में होते नहीं होते। कई बार एमआरएनए के अनुलेखन पूर्ण होने से पूर्व भी अनुवादन भी प्रारंभ हो जाता है, अर्थात प्रोकैरियोट में अनुलेखन अनुवादन युग्मित हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कपल्ड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, युग्मित या कपल्ड या अटेन्यूएटेड ट्रांसक्रिप्शन भी कहेंगे, नहीं कहेंगे, बात क्लियर हुई सबको। अटेन्यूएटेड ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि अनुलेखन तो चल ही रहा, उसके साथ अनुवादन चालू हो जाए तो उस ट्रांसक्रिप्शन को हम अटेन्यूएटेड ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन बताइए। यूकेरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे मिलते हैं? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में मिलते हैं, एमआरएनए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मा। केंद्रक के जो आरएनए पॉलीमरेज बताइए, उसको सबका कार्य अलग अलग विभाजित कर रखा नहीं। यूकेरियोट्स में केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया लेवल में भी आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? आरआरएन। केवल कौन सा आरएनए नहीं बनाता? 5S, 5.8S, 18S और 23S आरएनए। बात क्लियर है? 28S, ठीक है। तो आप ये लिखोगे तो उसको क्रॉस लगाओगे, वो सोचा सबने गलती लिख दिया तो क्रॉस लगाना, आपको लिखना है क्रॉस लगाना है, ये नहीं बनाता इसमें। आ गई बात समझ? ये तो पूछता है अच्छा आरआरएन कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज। ये पूछ सकता है कौन सा नहीं बनाता? आरएनए पॉलीमरेज। सेकंड एचएन आरएनए बनाएगा नहीं बनाएगा? एचएन आरएनए हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, इमेच्योर हैपेरिकोम आरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। बच गए जो सब कौन? आरएनए पॉलीमरेज जो टीआरएनए बनाता है, 5S आरएनए, एसआरएनए, यूआरएनए और ऐसे। अब मैं हकीकत बताऊं, आप थोड़ा सा इस टाइम तो केवल इतना ही एनसीईआरटी टेबल पे जा एसएनआरएन को होता है। मैं आपको बता दूं 6 टाइप होते हैं, U1, U2, U3, U4, U5, U6। तो U6 एसएनआरएन आरएन को सेकंड में आता है, हकीकत ये, लेकिन आपको बिना ज्यादा बिलीव नहीं जाना। मैं क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि आगे जाके सब चीजें आपको ये मत सोचना गलत हो रहा है, एनसीईआरटी का बोलने में चल रहा है। बात क्लियर है सबको? तो टीआरएनए जितने बच गए वो सब कौन बना रहा है? थर्ड अमेरिका, कोई मतलब ही नहीं है। आरआरएन जो कौन बना रहा है भाई? फर्स्ट केवल 5S आरआरएन के अलावा सर। एचएनआरएन यानी जो एमआरएनए जिससे बनेगा एचएनआरएन तो वो कौन बना रहा है? बच गए वो सब कौन? अब ध्यान से सुनना, यूकेरियोट्स की जो आरएनए बोला, अब यूकेरियोट बोला तो यानी किससे संदर्भ बात होती है? सामान्यतः केंद्रक वालों, कोशिका वाले के बारे में पूछेगा तो स्पेसिफिक बोलेगा। बात क्लियर है सबको? तो यूकेरियोट्स के जो आरएनए पॉलीमरेज है उनमें सुस्पष्ट श्रम विभाजक पाया जाता नहीं पाया जाता? डिवीजन ऑफ। बात क्लियर है सबको? तो क्लियर का डिवीजन ऑफ लीवर उपस्थित है, कोई समस्या? अब बताइए, आपने जहरीली मशरूम पढ़ी थी ना, तो खाने वाली मशरूम होती है एगेरिकस और विषैली मशरूम होती है एमानिटा, सीधी बात है। और एमानिटा और टोडस्टूल भी कहते हैं, अब अलग अलग होती है, एमानिटा फेलोइड, एमानिटा सिजेरिया वगैरह ये सब। तो भैया आपने बताओ वहाँ पे टोडस्टूल के बारे में पढ़ रहे हो, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछने का पूरा अधिकार है कि भाई ऐसे क्या करती है ये टोडस्टूल, क्योंकि अनुलेखन भी पढ़ रहे हो आप, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आपको बता दूं, अंदर की पूरी डिटेल बता देता हूँ। ये जो टोडस्टूल होती है इसके अंदर 8 एमिनो अम्ल की एक ऑक्टापेप्टाइड की एक ऑक्टापेप्टाइड होती है, उसका नाम है अल्फा एमिनिटी। क्या नाम है? और ये अल्फा एमिनिटी जो है वो क्या करती है? आरएनए पॉलीमरेज साइकिल की क्रिया को बाधित करती है। आरएनए पॉलीमरेज साइकिल की क्रिया बाधित होगी तो बताइए एचएनआरएन तो प्रोटीन एंजाइम नहीं बन पाएंगे, और प्रोटीन एंजाइम नहीं बन पाएंगे तो उपापचय प्रभावित होगा नहीं होती, और एंजाइम प्रोटीन नहीं बनेंगे तो उपापचय क्रिया नहीं होंगी तो कोशिकाएं मरेंगी नहीं। तो इस तरीके से इसका विषाक्त प्रभाव आ रहा है। तो बताइए टोडस्टूल जो है वो कौन, टोडस्टूल में जो विष होता है कौन से आरएनए पॉलीमरेज क्रिया बाधित करता है? इतना तो पूछ सकता है आरएनए पॉलीमरेज। एमानिटा फेलोइड, अब मैंने फेलोइड बोला लेकिन अब एमानिटा फेलोइड सिजेरिया कोई भी, तो ये तो बताइए टोडस्टूल बोलते हैं इसको, विषैली मशरूम और अल्फा एमिनिटी पेप्टाइड होती है जो आरएनए पॉलीमरेज साइकिल को बाधित करती है। दूसरा मैं आपको बता दूं, प्रोकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको कार्य करने के लिए
सिग्मा फैक्टर की आवश्यकता थी, रो फैक्टर की आवश्यकता थी नहीं। ऐसे ही यूकेरियोट्स में जो आरएन पॉलीमर होते हैं इनको भी कार्य करने के लिए विभिन्न कारकों की आवश्यकता होती है। उन कारकों को हम बोलते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या वेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। लेकिन आप उनको मत को बोल देना सिग्मा और रो फैक्टर को जनरल ना, सब फैक्टर को आगे रखना। यूकेरियोट को जो आवश्यकता होती है जिन कारकों की उन्हीं को हम बोलते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या वेसल ट्रांसक्रिप्शन। मैं आपको क्यों पढ़ाना चाहता हूँ उसका कारण सुनो। मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा कारण नहीं पढ़ाना चाहता, तो ये बात आपको जान लीजिए। यूकेरियोटिक आरएनए पॉलीमर किसकी आवश्यकता होती है? जो जिन कारकों की आवश्यकता होती है वो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है पहला। दूसरा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की बाइंडिंग। तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, कैसे, इसलिए मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। तो यूकेरियोट्स के आरएनए पॉलीमर क्रियाविधि के लिए बताओ अनुलेखनीय कारकों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये लाइन ध्यान होनी चाहिए इसमें। अब आरएनए पॉलीमर फर्स्ट के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उनको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। आरएनए पॉलीमर सेकेंड के जो होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंड, और थर्ड वालों को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कोई दिक्कत किसी को? तो इनको आरएनए पॉलीमर सेकेंड में सिंपल बात कर रहे हैं। क्या आपको ये फैक्टर्स याद करने का नहीं याद नहीं? तो ध्यान से मैं सपोज करूँ प्रमोटर, ठीक क्लियर है कि प्रमोटर क्षेत्र है। तो सबसे पहले प्रमोटर की पहचान करता है डी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी। सिग्नलिंग के थ्रू तो होता है, क्या उनको थप्पा लगा हुआ है डी? तो डी पहचान करता है, फिर डी सिग्नल देता है किसको? ए को, डी आके बाइंड करके, फिर बाद में बी को सिग्नल देता है, फिर बाद में ई आता है, डी ए पी एफ एफ आता है, और एफ के साथ जुड़ा हुआ आता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जुड़ा हुआ, ठीक है। फिर ई आता है और फिर एच आता है। तो ये एच जो है वो क्या करता है, इसमें हेलिकेज की क्रिया होती है, सही बात है। और ये हेलिकेज जो है फिर वो क्या करता है, इसको वो जो बात जो लिखी हुई है ना वो वास्तव में ये थी, लेकिन एच दिया मीटर हुआ, इसके साथ उसको ध्यान रखोगे। यहाँ तो आपको कुछ भी याद नहीं करना, आगे बात है। हाँ, अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ बताइए भाई, टाटा बॉक्स होता नहीं होता? टाटा बॉक्स से जो प्रोटीन बंधन करें उसको टाटा बाइंडिंग प्रोटीन करें। तो सबसे पहले कौन आगे बंधन करता है बताओ? डी करता है, नहीं करता है? ये है। तो ये जो डी होता है ना, ये डी फैक्टर, ये दो इकाइयों का बना होता है। एक जो टाटा बॉक्स से बाइंड करेगी उसको हम क्या कहेंगे? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। बोलो आया ना? और उसके साथ जो दूसरा होगा उसको कहेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। ठीक है, क्लियर है क्या? क्या आपको पूरी कहानी टाटा की ना? बिल्कुल नहीं। आपको टाटा बाइंडिंग प्रोटीन पता होना चाहिए। वे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है? जो टाटा बॉक्स से बनता है और किसमें उपस्थित होता है? जो यूकेरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है उसके अनुलेखनीय कारक। इतना सा पता होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ पता नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो देखो टाटा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड की दो इकाई है, टीडी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और टीएफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। क्या आपको सारी कहानी याद करनी है? बिल्कुल नहीं करनी। क्या ये याद करना? बिल्कुल ये याद। आगे बात है, तुम अगर डायरेक्ट लिखवा देता तो रटवाना होता था, आपको कुछ करने भी नहीं। आगे बात है, केवल दो बात याद रखनी है, टॉपिक होता है जनरल ट्रांसक्रिप्शन बेसिस और एक टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। इसके अलावा कुछ भी बात क्लियर है सबको? यस और नो? अब ध्यान से सुनना भाई, ये जो अनुलेखन होता है देखो ये आरएनए बन रहा नहीं बन रहा, पहले तो आप ध्यान से देखो, ये बताइए अनुलेखन चल रहा नहीं चल रहा? दोनों आरएनए बन रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो है ना ये होता है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में देखो सपोज करो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें 3 फॉस्फेट है या नहीं? सुनना मेरी बात। तो ये एक फॉस्फेट क्या होती है? रिमूव हो जाती है। जैसे अल्फा बीटा होती है ना, तो ये अल्फा बीटा तो रिमूव हो जाती है, ये गामा रिमूव हो जाती है अल्फा बीटा। ठीक, अब आता है जो कैप होती है ना, कैप होती है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या होती है? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये यहाँ पे ये अल्फा फॉस्फेट है, इसकी मोनोफॉस्फेट, और इसमें 7th पोजीशन जो होती है ना गुआनिन की, उसमें मिथाइल ग्रुप लग जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना ये है कैप। आ गई बात है? तो इसको कैप बोला गया। ठीक, क्लियर है क्या? देखो ये इंडिकेशन दिया हुआ है ना,
बात क्लियर है सबको? मैं पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। बताओ ये जैसे सपोज करो ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, इंट्रॉन है, तो मैं आपको हकीकत बताऊं, बताओ ये भाग ट्रांसक्राइब होकर वापस निकल चुका नहीं निकल चुका, बोला तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया तभी जाके कैप लगी नहीं लगी? ट्रांसक्रिप्शन बात क्या पहले से ही लगी क्या हवा में ही? इसमें लगी। अरे अनुलेखन हो गया उसके बाद ही तो लगी है कैप। अब जैसे जैसे आ रहे हैं निकलते जाएंगे, इतना इंतजार नहीं करता ही पूरा निकले तब मैं इसको प्रोसेस करूंगा ना। जैसे जैसे क्या होता जाएगा आर निकलता जाएगा, इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव होते जाएंगे। बात क्लियर है सबको? स्प्लाइसिंग होती रही नहीं, अनुलेखन के बाद ही तो हो रही है ना इस बात की। और बताइए जब 3 प्राइम सिर्फ बाहर आ जाएगा तब पोली टेल लगेगी। आगे बात तो अब बताइए HNRNA जो होता है उसके संसाधन की जितनी प्रक्रिया होती है वो उत्तर अनुलेखनीय प्रक्रिया है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग बोलो है कौन कौन सी? एक तो कैपिंग, एक स्प्लाइसिंग, एक संबंधन और एक ये सब उत्तर अनुलेखनीय है नहीं। तो आपसे पूछे बताओ निम्न से कौन उत्तर अनुलेखनीय प्रक्रिया में कौन कौन सी? तो वही कैपिंग, स्प्लाइसिंग। लेकिन अगर आपसे पूछ ले निम्न में से कौन कौन सी प्रक्रिया है अनुलेखन के साथ साथ यानी सह अनुलेखनीय प्रक्रिया है, और अब वो खुद बोल रहा है आपसे कि सह अनुलेखनीय प्रक्रिया कौन सी, तब तो आपको बतानी पड़ेगी ना। बताओ ये अनुलेखन चल रहा है नहीं चल रहा? ये चल रहा है ना, तो अनुलेखन के साथ साथ ही तो लग रही है क्या? बताओ चल रहा था ना, खत्म तो नहीं हुआ था। स्प्लाइसिंग बताओ अनुलेखन चल रहा था तभी हो रही थी, नहीं हो रही? हाँ ये अनुलेखन के बाद ही तो हो रही है, ये भाग बाहर निकल आया। तो देखो सामान्य में तो आपसे पूछे कि बताओ भाई कौन कौन उत्तर अनुलेखन में, भाई सारी की सारी है अनुलेखन बाद ही तो होती है। लेकिन अगर खुद क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनुलेखन के दौरान कौन कौन सी घटना घटित होती है, तो बताओ अब आपको बोलना पड़ेगा नहीं बोलना पड़ेगा? तब तो बोलना पड़ेगा। ये तो नहीं कहोगे कोई नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। समानता भी जानना उत्तर अनुलेखन है भाई, अनुलेखन बात होती है और वास्तव अनुलेखन हो गया तभी तो हो रहा है ये। लेकिन दूसरे सेंस में बोल रहा हूँ, बताओ अनुलेखन अभी चल रहा नहीं चल रहा? तो अब अगर ऐसे पूछ ले खुद से, जब तक नहीं पूछे तब तक मत बोलो कि को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग कौन कौन सी यानी अनुलेखन के साथ साथ कौन कौन सी घटनाएं भी संपन्न होती है, तो बताओ वो कौन सी कैपिंग और स्प्लाइसिंग। तो जब वो पूछे को ट्रांसक्रिप्शनल या अनुलेखन तब बोलो, नहीं पूछ रहा तो आप अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, क्लियर है? तो सीधी सी बात पूछे कि बताओ भाई उत्तर अनुलेखन कौन कौन सी प्रक्रिया? भैया देखो कैपिंग के द्वारा कैप लगती है, स्प्लाइसिंग द्वारा इंट्रोन रिमूव होता है और टेलिंग दो टेल होता है। लेकिन अब क्वेश्चन में मुझे बताओ निम्न में से कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो सह अनुलेखनीय है? कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग बोथ है। अब बताओ आपको लगाना पड़ेगा ना, छोड़ जाओ फिर आप क्वेश्चन को। सर आप क्वेश्चन ये छोड़िया ना सर, वो तो उत्तर अनुलेखन होती है, सह अनुलेखन तो क्वेश्चन ही गलत छुट्टे आ गए। बोनस मत मिलेगा इसका है या नहीं? लेकिन नहीं मिलेगा। आगे बात है तो उस केस में आपको आंसर करना, बात क्लियर हुई नहीं? समझ में आया भाई सबको? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए भाई अनुलेखन हो रहा है। आरएनए पॉलीमरेज सेटलमेंट जान के लिखा क्योंकि एमआरएनए की बात कर रहे हैं, मैच आरएनए नहीं करता। बताओ ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड तो 3 फॉस्फेट है या नहीं? ये एक्सॉन, इंट्रॉन वगैरह। बताओ कैपिंग अनुलेखन चल रहा है। अब मैं ना बार बार नहीं बनाऊंगा डीएनए, आप समझ रहा हूँ कि डीएनए अंदर फंसा हुआ। कैपिंग बताओ पाइपलाइन सिरे पे हो रही है नहीं? ये कैप है। इस संरचना को, इस रासायनिक जो घटक है इसको बोल रहे हैं कैप। कैप क्या है? गुआनो से मोनोफॉस्फेट और गुआनिन की 7 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है। आगे बात स्प्लाइसिंग क्या होता है बताइए? संबंधन इंट्रॉन का रिमूव, तो देखो इंट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। और फिर बाद में बताओ जब 3 प्राइम सिर्फ बाहर आ गया तो बताओ पोलीटेल लग गई नहीं, और ये पूरा परिपक्व एमआरएनए हो गया नहीं हो गया? मैच्योर एमआरएनए। ये सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट है ही नहीं, बोलो हाँ ठीक। अब बताओ ये ट्रांसलेशन में एंटर करेगा नहीं करेगा? अरे अनुवादन में प्रोटीन बनेगा नहीं बनेगा? तो HNRNA बोल दो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, मैच्योर एमआरएनए। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग यानी उत्तर अनुलेखनीय संसाधन के द्वारा बताओ किसमें परिवर्तित होता है? बैठे बैठे कल्पना कल्पना सिर्फ मतलब
अब उत्तर अनुलेखन है, देखो ध्यान सुनना। एचएन आरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दिया, ये मैच्योर है हमारे। उत्तर अनुलेखन संसाधन के द्वारा किसमें परिवर्तित हो रहा है? मैच्योर है हमारे या सेकंड ट्रांस। और बताइए अब ये ट्रांसलेशन एंटर करेगा नहीं करेगा? आगे बात कौन कौन सी होती हुई उत्तर अनुलेखन प्रक्रिया है? कैपिंग 5 प्राइम सिरे पर स्प्लाइसिंग रिमूवल ऑफ। अब एक एक बात में बता देता हूँ। एक बात इम्पोर्टेंट बताइए, पता है क्या? आपने गौर ही नहीं किया। बताओ फॉस्फेट 5 प्राइम सिरे पे होता है और अब तक आपने जितनी प्रक्रियाएं पढ़ी हैं कहीं पे 5 प्राइम फॉस्फेट में बंधन पड़ा है क्या? अरे अगल बगल में तक नहीं आते हैं। अगर एक जगह 5 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम आएगा। बंधन तो बहुत दूर की बात है, नहीं पड़ा। तो जैविक प्रक्रियाओं में ऐसी कौन सी प्रक्रिया जहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच बंधन होता है? बताओ, आप जानते हो क्या? बताओ, वहाँ पे ग्वानिन का फॉस्फेट और वो फॉस्फेट के मध्य हो रहा नहीं हो रहा? एक मात्र आप कहोगे सर तो वो स्टेबल ही नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा स्टेबल, क्योंकि केवल कैप जो है वो ये दिखाने के लिए है कि 5 प्राइम सिरे की पहचान के लिए होती है। जब राइबोसोम बंधन रहता है ना अनुलेखन में, तो अनुवादन में आगे बताओ, इम्पोर्टेंट बात है या नहीं? और क्या मैंने एनसीईआरटी से बार बार पढ़ा रहा हूँ ये? आप बताओ, एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से आपको एनालाइज करना चाहिए। आगे बात तो कैपिंग 5 प्राइम बताओ अनुलेखन के साथ साथ बताइए को ट्रांसक्रिप्शन है। अगर पूछे कि को ट्रांसक्रिप्शनल कौन सी है अनुलेखन है तभी बोलोगे ठीक है, और नहीं तो उत्तर अनुलेखन है भाई सारी की सारी। आगे बात समझ में? तो को एचएन आरएनए 5 प्राइम सिरे पर देखो फॉर एग्जांपल आप बहुत सारा आपने ए क्यों लिखा, कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, जी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, टी नहीं होगा। आगे बात समझ, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बताओ 3 फॉस्फेट है नहीं अल्फा बीटा का पहला का वाई ये पीपी भी लिखा रहता है। अरे तो आरएनए पॉलीमरेज साइकिल पे होता है। जैसे ही 5 प्राइम सिरा बाहर आता है, जैसे ही 5 प्राइम सिरा बाहर आएगा एक डायमरी कैपिंग एंजाइम है। क्या आपको नाम याद करने हैं? बिल्कुल याद नहीं करना। मैंने जो इस प्रोसेस में जो इस्तेमाल किया ना केवल वही याद करना, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप क्या पूरी प्रक्रिया पढ़ोगे? याद करनी है आपको, लेकिन आप पता तो चलेगी कैसे होती है। आगे बात समझ में? तो डायमरी कैपिंग एंजाइम क्या करता है? इस गामा फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। बताओ 5 प्राइम सिरे पे है ना फॉस्फेट। अब जो वो एंजाइम जो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बताओ गुआनाइलेट कहेंगे नहीं, तो गुआनाइलेट को कहीं किसी जगह पे ले जाके जोड़ रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। बताओ उसको गुआनाइलेट ट्रांसफरेज कहेंगे। तो गुआनाइलेट ट्रांसफरेज क्या करें? बताओ जीटीपी को जीएमपी और पीपीआई आगे जाके लॉगिंग बताओ ये है और इसको बताओ यहाँ पे जोड़ना है। बताओ देखो ये फॉस्फेट 5 प्राइम सिरे पे है और ये 5 एकमात्र प्रक्रिया पूरी जैविक प्रक्रिया में जहाँ पे 5 प्राइम और एनसीईआरटी बेस्ड बात ही कर रहा हूँ मैं, तो डायग्राम में जो दी हुई है आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको पढ़ लिया। आगे बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, एक एंजाइम होता है जो ग्वानिन की 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है। तो जो ग्वानिन की 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा ग्वानाइलेट, तो उसको हम कहेंगे ग्वानाइलेट 7th मिथाइल ट्रांसफर। और पूरी जितनी भी जैविक प्रक्रिया होती है, अगर कहीं पे कोई मिथाइल ग्रुप का जो दाता होता है ना, मिथाइल ग्रुप का दाता वो होता है एस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको बताता हूँ, जब आप इथाइलिन हार्मोन पढ़े थे ना, इथाइलिन हार्मोन, तो इथाइलिन हार्मोन का जो दाता वो होता है पुरोगामी होता है मिथ्योनिन। मिथ्योनिन से बनता है एस एडिनोसिन मिथ्योनिन। फिर ये एस एडिनोसिन मिथ्योनिन 2 जो है वो मिथाइल ग्रुप स्थानांतरित करते हैं। फिर एक एंजाइम होता है एसीसी सिंथेटेज। एसीसी सिंथेटेज क्या करता है? उनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करता है, उनको एक दूसरे से जोड़ता है और फिर बनती है इथाइल। तो ये सब पहले तो पढ़ाते थे लेकिन हम नहीं पढ़ाते हैं। तो बताओ मिथाइल ग्रुप का जो दाता है पूरी जैविक प्रक्रिया में वो कौन होता है? वो होता है एस एडिनोसिन मिथ्योनिन। ध्यान रखना इसका। तो ग्वानाइलेट 7 मिथाइल ट्रांसफर जो एस एडिनोसिन मिथ्योनिन, इसको एस एडिनोसिन बोलते हैं। और मिथाइल ग्रुप का इसको बताओ 7 पोजीशन पे ट्रांसफर करती। बताओ ये कैप बन के नहीं बनी। अब
ये भी पूछ लेता। बताओ भाई फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पे जो 7 मिथाइल गुआनाइलेट लगा हुआ है वो कौन सी कैप है? कैप फर्स्ट है, कैप 0 है। अब आप होते हो फिर क्योंकि ये भी ज्ञान नहीं लग रहा है। जब एक आधारभूत बात है, ध्यान से सुनना। बताओ ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था नहीं था? इधर से होंगे, बताओ 2 3 ऐसे होंगे नहीं होंगे? तो बताओ ये 1 है, तो बताओ ये 0 पोजीशन है। आपको जो मुद्दे की बात ध्यान रखनी है, बताओ पूरी प्रक्रिया में क्या ध्यान रखनी है। अगर सैनुलेखनीय पूछे तो वो एक बात ध्यान रखनी चाहिए, वैसे सब फर्स्ट काम शिफ्ट करता है ना, लेकिन अब पूछ लेते हैं एक ये बात ध्यान रखनी है और एक ये कैप 0। इसके अलावा आपको कुछ भी पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखना है। तो आसान है, आपको याद नहीं करना है। लेकिन क्या अगर मैं डायरेक्टली बताता तो आपको चीजें सही तरह से समझ में आती है, इसलिए ये बताने की जरूरत है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? केवल 3 बातें अगर पूछे सैनुलेखनीय तो वो फाइब्राइन और कैप 0 क्यों बोल रहे हैं ये काट को। क्लियर है सबको? एमआरएनए के 5 प्राइम सिरे की पहचान राइबोसोम की छोटी इकाई 40S कि 18S आरएनए द्वारा होती है। आगे बात समझ। तो भैया जो ये राइबोसोम एमआरएनए 5 प्राइम सिरे की पहचान जो है राइबोसोम छोटी इकाई द्वारा यानी 18S आरएनए वाला तो कैसे करता है? ये कैप के द्वारा ही करेगा। आई बात समझ में आई? तो कैप की अनुपस्थिति में एमआरएनए का अनुवादन संभव क्योंकि वो पहचान ही नहीं कर पाएगा उसकी। बोलो आया ना? बात क्लियर है सबको? स्प्लाइसिंग क्या होती है? इंट्रॉन का। अच्छा बताओ स्प्लिट जीन किसने खोजे थे? रॉबर्ट और शार्प ने खोजे थे। विभक्त जीन क्या होते हैं? जिनमें संवेद और संवेद अनुक्रम होते हैं, और जब संवेद अनुक्रम होंगे उन्हीं को हम इंट्रॉन एक्सॉन बोलते हैं। संवेद अनुक्रमों को एक्सॉन है, संवेद अनुक्रमों को। तो इसका मतलब इंट्रॉन एक्सॉन की खोज किसने करी? रॉबर्ट एंड शार्प। अरे जो विभक्त जीनों की खोज करी भाई, विभक्त जीन के आधार बताए संवेद अनुक्रम यानी एक्सॉन। तो इसका मतलब इंट्रॉन एक्सॉन खोज किसने करी है? कोई दिक्कत किसी को ना? और इंट्रॉन जो टर्म दी वो दी थी गिलबर्ट, ये भी ध्यान रखना चाहिए। एनसीईआरटी में नहीं है ये नाम, लेकिन फिर भी आपसे कराऊंगी। बात क्लियर है सबको? तो साहब इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। एक बार बताओ इंट्रॉन के बिना काम की सीक्वेंस है यार। तो मुझे एक बार बताओं कोई चीज अगर हमारे शरीर में चली आ रही है और उसका कोई काम नहीं है, जैसे ये बताओ एक फोसिलाइज सीक्वेंस है। अपेंडिक्स अपने आप में क्या बताइए वेस्टिजियल है, फोसिलाइज ऑर्गन है जिसका कोई काम खत्म हो गया लेकिन आज भी उपस्थित बना हुआ है। बोलो है। तो इंट्रॉन्स जो है उनको बताओ जेनेटिक फोसिल्स कह सकते हैं। हो सकता है पहले कोई काम की सीक्वेंस होती हो लेकिन धीरे धीरे उस विकास के क्रम में वो क्या हो गई निष्क्रिय होती है। उनको हम क्या कह रहे हैं? संवेद कह रहे हैं। बताओ जेनेटिक फोसिल्स किसको बोलते हैं? आगे बात आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय संरचना किसको कहेंगे? भाई आपसे कहेगा आनुवांशिक रूप से सक्रिय सूचनाओं की जो निष्क्रिय सूचनाएं उनको हम क्या कहेंगे? तो सक्रिय सूचनाओं क्या कहेंगे? बात क्लियर है सबको? हाँ। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो। इंट्रॉन के एक कार्य हो गए। अब दूसरा एक फायदा बताते हैं। फायदा मैं आपको ह्यूमन जीनोम परियोजना पढ़ाऊंगा मानव जीनोम परियोजना में आपको एक बात बताऊंगा कि मानव के जीनोम का लगभग 2% से भी कम भाग प्रोटीन को यूज करता है। 98% से ज्यादा जो है वो नॉन बॉडी, अब वो चाहे पुनरावृत्ति हो कोई सामान्य है पुनरावृत्ति, लेकिन नॉन बॉडी में। तो बताइए इंट्रॉन्स का फायदा क्या है? फायदा सुन बताता हूँ आपको। फायदा ये कि बताओ जो संवेद अनुक्रम है क्योंकि बीच में चाहे संवेद अनुक्रम डले हुए हैं, तो अगर सपोज करो उत्परिवर्तन हो तो वहीं होके रह जाएंगे। संवेद अनुक्रमों में कम होने की संभावना कम हो जाती है। ये बताओ सिग्निफिकेंस है तो है। बात क्लियर है सबको? तो इंट्रॉन हटाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? भाई संबंधन। सैनुलेखनीय प्रक्रिया है नहीं कोटासी, लेकिन पूछे तो ही बोलो, नहीं तो क्या कहोगे? आगे बात इंट्रॉन एक्सॉन की बहुत किसने करी? रॉबर्ट शार्प। प्लीज ध्यान रखिए चाहे एनसीईआरटी में इंट्रॉन टर्म किसने दी भाई? मैच्योर एमआरएनए में अनुपस्थित रहेंगे। असंवेद नॉन बॉडी अनुक्रम आनुवांशिक जीवाश्म में जेनेटिक फोसिल रहेंगे नहीं रहेंगे? बताओ प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित है, यूकैरियोट्स में उपस्थित। अब यूकैरियोट्स में लोअर यूकैरियोट्स में बहुत कम
जीनों में होते हैं और हायर यूकेरियोट्स में अधिकांश जीनों में होते हैं। तो मुझे एक बार बताओ, दूसरी बात सुनो, बताओ प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित है, तो बताओ प्रोकैरियोट्स में सभी जीन जो है वो स्प्लिट होते हैं, नॉन स्प्लिट होते हैं? सभी जीन नॉन स्प्लिट होंगे, नहीं होंगे? इसमें मैं ऐसे ही कॉमन सेंस बात कर रहा हूँ, लिखना मत कोई भी स्टूडेंट, बताओ ये कॉमन सेंस की बात है नहीं भाई। प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन नहीं है, इंट्रॉन नहीं है इसका मतलब सारे जीन क्या हो गए? नॉन। बताओ लोअर यूकेरियोट में कुछ जीनों में इंट्रॉन से इसका मतलब अधिकांश जीन क्या है? अधिकांश जीन नॉन स्प्लिट। और बताओ यहाँ पे अधिकांश जीन क्या है? बात क्लियर है सबको? आए बात समझ? बहुत कम क्या है, मैंने अधिकांश बोले, कुछ नॉन स्प्लिट भी होते होंगे, बोलो आया ना? बताएंगे कौन से? एक्सॉन संवेद अनुक्रम और परिपक्व एमआरएनए में उपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं? यस और अगर हम जीन्स को इंट्रॉन्स की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर बोले तो ये पहले पढ़ा था, मतलब इंटरप्टेड स्प्लिट जीन कहेंगे, नहीं कहेंगे? इंटरप्टेड स्प्लिट जीन किसको कहेंगे? जिनमें इंट्रॉन होते हैं, यूकेरियोट्स के अधिकांश। ओवरऑल मैंने यूकेरियोट बोल दिया। अनइंटरप्टेड या नॉन स्प्लिट जीन अविभक्त जीन, बात क्लियर है? इंट्रॉन बताओ प्रोकैरियोट के सभी जीन क्यों नहीं इंट्रॉन होता है? लोअर यूकेरियोट्स के अधिकांश जीन नॉन स्प्लिट, कुछ जीन जो है उनमें इंट्रॉन होता है, बोलो आया ना? और हायर यूकेरियोट्स के अधिकांश जीन, बोलो आया ना? अधिकांश जीन कौन से हायर यूकेरियोट के? तो हायर यूकेरियोट को बताओ बहुत कम जीन जो है वो नॉन स्प्लिट है, नहीं इंट्रॉन ज्यादातर होता है, कुछ ये जीन नहीं। अब ऐसे कौन से जीन जिनकी डिमांड एट ए टाइम हो, तुरंत ऑर्डर गया तुरंत तैयार हो जाए, इमरजेंसी वाले जो जीन है, यानी इमरजेंसी में जो प्रोटीन हेल्प करते हैं, उन प्रोटीनों की जीन जो है वो नॉन स्प्लिट है, क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम खराब नहीं करना है। केवल कैप लग जाएगी, वो तो आरएनए जैसे बनना था दो कैप लग जाएगी, फालतू प्रोसेसिंग में टाइम खराब नहीं करना। तो सुनो, इंटरफेरोन क्या होता है? क्या होता है इंटरफेरोन? क्या होता है ये बता, मैंने पढ़ाया है। जब वायरस का अटैक होता है ना, तो वो जो जिस सेल वायरस अटैक हुआ वो क्या करती है, एनिमल सेल, वो कुछ सिग्नल रिलीज करती है ग्लाइकोप्रोटीन पे करती है, जो नियर बाय जो सेल होती है आसपास की, उनको अलर्ट करती है भैया वायरस का अटैक हो चुका, तुम तैयार हो। तो वायरस से संक्रमित जो जंतु कोशिका होती है वो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करती है, जो नियर बाय सेल्स को, आसपास वाली कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण के प्रति सचेत करते हैं। उन ग्लाइकोप्रोटीनों में इंटरफेरोन बताया मैंने, वायरस कोई बात नहीं। तो इंटरफेरोन जो बनना है वो इमरजेंसी में बनना नहीं बनना है, और प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा क्या? पॉलीएटेल भी नहीं होती है इंट्रॉन के इंटरफेरोन के बारे में। आगे बात हो। दूसरा बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो एस फेज में होता है, नहीं होता? तो एस फेज के बाद में जो थोड़ी सी बचती है उसमें बताओ हिस्टोन प्रोटीन बनता नहीं बनता? तो वहाँ पे इतना टाइम थोड़ी है बर्बाद करने का कि अभी इस प्रोसेसिंग वाला तुरंत लगाओ हिस्टोन प्रोटीन बना के, तो कंजर बात क्लियर है सबको? दूसरा, हीट शॉक प्रोटीन, सेपेरोन्स पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे आपको? सेपेरोन्स क्या होते हैं बताओ? कोशिका द्रव्य में भी होते हैं, ईआर में भी होते हैं, कोशिका में होते हैं, जो नवनिर्मित प्रोटीन होते हैं उनकी फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो फोल्डिंग के लिए सही है, तो इतना समय थोड़ी है, बहुत लोड है, वही सेल के ऊपर प्रोटीन होती है। आगे पास है हीट शॉक प्रोटीन एंड सेपेरोन्स, और भी बहुत सारे, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है, आप यही ध्यान रखेंगे। ये क्लियर है क्या? अब मैं आपको बता दूं भाई, देखो इंट्रॉन्स जो है ना बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, जीयूएजी, एयूएसी, इंट्रॉन, इंट्रॉन, ट्रांस इंट्रॉन, बहुत सारे प्रकार के होते हैं भाई। और स्प्लाइसिंग बहुत प्रकार की होती है। हाँ, एक क्वेश्चन है पीछे जो आप कंफ्यूज होगे, आप जो करेगा मैं उसी को बताऊंगा क्वेश्चन सोल्व करना। तो मोस्ट कॉमन प्रकार का जो इंट्रॉन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे मोस्ट कॉमन प्रकार का जो इंट्रॉन है वो है जीयूएजी। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक सी बात बताओ, आगे बात समझिए। ये मत सुनना एनसीईआरटी की बात, बिल्कुल नहीं है, स्टार बात कर रहा है।
आगे बात समझ, ये जिम्मेदारी बनती है। बहुत बार क्वेश्चन आया, मोस्ट कॉमन प्रकार का इंट्रॉन कौन सा है? और इंट्रॉन्स की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन कम से कम इसका तो पता रखो। स्प्लाइसिंग बताइए किसकी उपस्थिति में होती है? स्प्लाइसिंग संकुल की उपस्थिति में होती है, नहीं होती? बोलो आया ना। अब स्प्लाइसिंग, जो स्प्लाइसोसोम संकुल है वो कैसे बनता है? देखो मैंने आपको बता रहा था ना, SNRNA जो आदमी प्रोटीन साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं? स्नप्स या SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। बात क्लियर है सबको? और बहुत सारे SNRNA की कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? स्प्लाइसोसोम। बताया नहीं बताया? बोलो हाँ या ना। सिंपल है ना बात? कोई समस्या नहीं ना? तो स्प्लाइसोम बन गया। अब ध्यान से सुनना, मुझे एक बार बताओ भाई, आरएनए में जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें 2' OH ग्रुप फ्री रहेगा, रहेगा ना? और भैया ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बताओ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है या नहीं? बंद तोड़ सकता नहीं तोड़ सकता? ये तो देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैं ये पूरी प्रक्रिया केवल एक शब्द के कारण बता रहा हूँ, लेरिएट क्या होता है। उस लेरिएट के चक्कर में भी पूरी कहानी बता रहा हूँ। तो आपको केवल पूरी प्रक्रिया याद नहीं करनी, केवल क्या ध्यान रखना, लेरिएट क्या है। क्वेश्चन आता है, देखो सपोज करो ये है एक्सोन, ठीक है भाई? एक्सोन को ठीक है, बताओ पूरा इंट्रोन है, इंट्रोन की 5' स्लीपर GU है नहीं, 3' स्लीपर AG है नहीं। जितने न्यूक्लियोटाइड है बताओ उनमें क्या होता है? 2' OH ग्रुप फ्री होता नहीं होता? तो 2' OH ग्रुप फ्री है। 2' OH ग्रुप क्या करता है? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब जो एस्टर बॉन्ड को तोड़े, यानी जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जो तोड़ने की प्रक्रिया है, ठीक है? क्लियर है? तो 2' OH ग्रुप क्या करता है? अटैक करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में। सब स्प्लाइसोसोम की उपस्थिति में हो रहा है, ये मान के चलो, मैं कहीं भी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना है सब किसकी उपस्थिति में हो रहा है। नहीं ऐसे तो कोई भी 2' OH ग्रुप सारे भिगे तोड़ देंगे ऐसे तो। स्प्लाइसोम क्या करता है? इसको एक्टिव करता है। आ गई बात समझ में? और ये फिर क्या करता है? इस बॉन्ड को तोड़ता है। आ गई बात समझ में? तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो मुझे एक बार बताओ भाई, ये A, अब बताओ GU, बताओ ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो आया ना? और ये 3' OH ग्रुप फ्री हो गया नहीं? स्प्लाइसोसोम की उपस्थिति में 3' OH ग्रुप अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करेगा, यहाँ के बंद को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा? तो ये सारे यहाँ के बंद को तोड़ दिए, ये 5' फॉस्फेट हो गया नहीं हो गया? बोलो आया ना? अब ये जो आपका इंट्रॉन है, देखो A B U है या नहीं है? इंट्रॉन है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, यही लेरिएट है। तो लेरिएट क्या होता है? लेरिएट क्या होता है भाई? लेरिएट क्या है? इंट्रॉन। अरे इस इंट्रॉन को तो लेरिएट बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लेरिएट क्या होता है? बताओ ये 3' फॉस्फेट लाइगेज एंजाइम आएगा, तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा बताओ भाई? इनको तोड़ देगा। बताओ ये एक्सोन, समझ में आ गई बात? यहाँ पे क्या नहीं काम की बात, जो ये तो पता ही चला आपको खैर कैसे स्प्लाइसिंग होती है, लेकिन काम की बात ये है कि लेरिएट क्या होता है। GUAG इंट्रॉन, केवल वो बात ध्यान रखनी है, लेरिएट क्या है, केवल ये बात ध्यान रख सकते हो क्या आप? और प्रक्रिया भी समझ में आई। अब मैं आपको बता दूं एक पीछे क्वेश्चन, उसमें क्या है, क्या एक SNRNA से एक से अधिक प्रोटीन बूट हो सकते हैं? आपके दिमाग को अभी तक पता है क्या है? एक SNRNA तो एक ही प्रोटीन बना सकता है या पॉलीपेप्टाइड। बोलो आया ना? लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं खोजी जा सकती है। सपोज करो SNRNA, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन फर्स्ट, ये एक्सॉन 2, ये इंट्रॉन 2, फॉर एग्जाम्पल। तो एक होती है ट्रांस स्प्लाइसिंग। क्या होती है? ट्रांस में क्या होता है? ये एक ही जो RNA है SNRNA, इससे अलग अलग हो सकता है। ये पूरा का पूरा ही क्या हो? पूरा का पूरा ही किसी एक प्रोटीन के लिए पूरा का पूरा ही क्या कर रहा हो? ये RNA का काम कर रहा है। आगे बात हो सकता है कभी ये इंट्रॉन रिमूव हो जाए, बाकी ये रह जाए, ये एक mRNA बन सकता है। आगे बात समझ? कहीं पे हो सकता है ये रहे और ये रिमूव हो जाए, ये बन सकता है। और कहीं पे बताओ ये दोनों रिमूव हो जाए, बताओ कितने प्रकार के mRNA बन गए? इससे अगर देख रहे हैं तो 4-5 प्रकार के बन गए। तो एक ही SNRNA से एक से अधिक प्रोटीन बूट हो सकते हैं, वो ट्रांस स्प्लाइसिंग है, लेकिन ये डिटेल नहीं है। एक पीछे क्वेश्चन है, उसकी वजह से मैंने आपको बताया। बात क्लियर है सबको? और सॉल्व करना डाउट आए तो मेरे से आप पूछ, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करते ही क्वेश्चन सॉल्व जो नहीं करता उससे सिलेक्शन नहीं होता। ये बात नहीं होगा, कंफर्म नहीं होता। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता उसका
नहीं होगा। आप कहोगे हमारे पास टाइम नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जब टाइम नहीं तब करना दो। आगे बात समझिए। तो स्प्लाइसिंग की क्रियाविधि समझ में आई। तो यहाँ पे आपको केवल क्या ध्यान रखना है, ये स्टार मार्क वाली बात ध्यान रखनी। स्प्लाइस सोम क्या होता है, ये स्नर्फ्स क्या होता है, ये पता चल गया भाई। स्नर्फ्स हमारे एनसीईआरटी में दिए होंगे, ठीक है। और लेरिएट क्या है, तो बात खत्म हुई। देन टेलिंग, अगर देखा जाए टेलिंग बताइए आफ्टर ट्रांसमिशन होगी नहीं, थ्री प्राइम से लेकर थ्री प्राइम तो मुझे एक बार बताओ यार, टेल आरएनए पॉलीमरेज तो नहीं जोड़ रहा भाई, बोलो आया ना। आरएनए पॉलीमरेज जोड़ रहा है क्या टेल को, पॉली ए टेल। तो इसका मतलब पॉली ए टेल की सूचना संपूरक सूत्र में थी क्या, साझा सूत्र में थी नहीं थी ना। तो इसका मतलब टेल जो ऐड होगी साझा आश्रित ढंग से ऐड होगी, साझा आश्रित ढंग से ऐड होगी, साझा आश्रित। और जो टेल में टेल बनाएगा, यानी बताओ एक तरीके से आरएनए को और लंबा करा नहीं करा, तो वो भी एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज हुआ नहीं हुआ। बोलने को बोल सकते हैं क्या। और जो पॉली ए टेल बनाएगा उसको पॉली ए टेल पॉलीमरेज कह सकते हैं, नहीं कह सकते। पॉली ए पॉलीमरेज, पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज, एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज है नहीं, क्योंकि आरएनए चेन को तो लंबा कर रहा है, वो एडिनाइलेट को आपस में जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा। बोलो आया ना, क्लियर है सबको। तो मुझे एक बार बताओ, ये पॉली ए पॉलीमरेज साचा आश्रित ढंग से कार्य करता है, साचा अनाश्रित ढंग से। बात क्लियर है पॉली ए टेल, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जवाब देना। बायोमोलिक्यूल पढ़ के आए हो आप, एमिनो एसिड, एक तो ये एमिनो एसिड रेसिड्यूज, ग्लूकोज, ग्लूकोज रेसिड्यूज, क्या अंतर है बताओ। देखो पढ़ा तुमने, और ये शब्द आए वहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स में, ग्लूकोज रेसिड्यूज, एमिनो एसिड रेसिड्यूज, कहीं एमिनो एसिड लिखा हुआ है, बताओ क्या। अरे किताब में लिखी हुई है यार। बताओ क्या होता है। अबे नालायकों, जरा बकवास मत करो, इंग्लिश खूब पढ़ी हुई है तुमने, है जो पढ़ी हुई है वो तो रिप्लाई आते नहीं है तुमसे। आज तक नीट के स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, किसी ने जवाब ही नहीं दिया इसका, पूरा बायोमोलिक्यूल पढ़ के आते हैं उसी से रिलेटेड। देखो ये अगर स्वतंत्र है, ठीक, अलग अलग है एमिनो एसिड एक दूसरे, तो उसको हम बोलते हैं केवल एमिनो एसिड। लेकिन अगर आपस में श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो इनको बोलते हैं एमिनो एसिड रेसिड्यू। यही है क्या, आपने बताया जब पता। ठीक है। तो ये अगर श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो यह रेसिड्यू, और अलग अलग ऐसे तो हम क्या कहेंगे, ऐसे ग्लूकोज अगर अलग अलग है तो केवल ग्लूकोज, लेकिन अगर श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, जैसे मंड हो गया, या आपका सपोज करो सेल्यूलोज वगैरह हो गया, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, श्रृंखला में जुड़े, तो उसके लिए रेसिड्यू। तो जैसे आपसे कहूँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज, यानी ग्वानाइलेट और ग्वानाइलेट रेसिड्यू। तो ग्वानाइलेट अगर अलग से है तो उसको हम जो अलग अलग है तो ग्वानाइलेट, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं चैन में तो उसको रेसिड्यू। रेसिड्यूज वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ नहीं हुआ, बात क्लियर है सब। ये सब आप वहाँ पे पढ़ते हो, लैंग्वेज सिखाया जाता है, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या है। वो अलग बात है कि चाहे आप लोग कह रहे हो चलो हिंदी का एक बहाना बना दो, लेकिन मुझे तो आज तक इसका आंसर दिया नहीं स्टूडेंट्स। आज उम्मीद करना ही बेकार है, तो इसलिए तो आपको एहसास करा रहा हूँ, आप पता नहीं है तो यहाँ पे गौर से देखो, इसको ध्यान रखो। आगे बात है
तो ये इस उम्मीद से बताया, उम्मीद तो ये थी नहीं कि बताओगे। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग क्लियर है सबको? तो देखो पोली ये जो आपका 3' एंड जो है एचएनआरएनए तो वो क्या होता है बताओ? बहुत सारे एडिनाइलेट अटैच होंगे नहीं होंगे? तो ध्यान से सुनिएगा भाई, जो एंजाइम ऐड करेगा वो है पोली एडिनाइलेट पॉलीमरेज। बताओ साचा अनाश्रित ढंग से कार्य करता नहीं करता? साचा अनाश्रित एंजाइम है। दूसरा एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज है ना, क्योंकि बताओ भाई आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ रहा नहीं जोड़ रहा? बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? और वही एटीपी बहुत सारे होंगे, वही देखो ये पोली अटैच, और इनसे प्रोटीन अटैच हो जाते हैं बाइंडिंग के दौरान, जो होते हैं पॉलीटेल बाइंडिंग। तो पोली ए टेल में लगभग 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज अवशेष, ग्लूकोज अवशेष और ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज रेसिड्यू। तो प्लीज ध्यान रखिएगा रेसिड्यूज का मतलब क्या है। और अगर मैं बोल रहा हूँ एडिनाइलेट तो वो अलग अलग, और अगर चेन में जुड़े हुए तो एमिनो एसिड ग्लूकोज ग्लूकोज रेसिड्यू, न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज। वर्ड वर्ड्स के कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले दिन कहा था, एन से बायोलॉजी में अगर आपको शब्दों का मीनिंग क्लियर करना तो आधा तो कॉन्सेप्ट वैसे ही ध्यान करें। बात क्लियर है सबको? तो जो पोली ए टेल में लगभग 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज होते हैं। पोली ए टेल का संपूरक अनुक्रम साचा सूत्र में स्टोन प्रोटीन के एमआरएनए में पोली ए टेल नहीं होती। यही पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे इंटरफेरोन केमिकली। बात क्लियर है सबको? बाकी कहानी 4 बजे हमारी वजह से सुन रहा हूँ मैं।